वीर एपिसोड 33। वीर के पास शायद बहुत सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन उसके पास कई फादर्स इन लॉ है। बेशक उसे कई फादर्स इन लॉ होने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में जितने ज्यादा उतने ही बेहतर, ताकि वीर परिवार के बहुत सारे वंशज हों। शब्द फादर इन लॉ ने ध्रुव को चौंका दिया। ध्रुव का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा फादर इन लॉ कौन है? मेरी बेटी की प्रतिष्ठा को अपने ऐसे वाइल्ड बयान से बदनाम करने की हिम्मत मत करो। इस समय वीर सच में कहना चाहता था, तुम्हारी बेटी की इनोसेंस तो चली गई। HMPH। ध्रुव ने गुस्से में नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मैं ध्रुव केवल इस एक बेटी का पिता हूं। भविष्य में मैं उसकी शादी के लिए कोई ऐसा योग्य युवक ढूंढूंगा जो मेरी नजर में उचित हो। मैं कभी भी उसे किसी और की कॉन्क्यूबाइन नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा उसके साथ होना निश्चित नहीं है, इसलिए इस विचार को छोड़ दो। वीर ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, क्या ड्यूक WR मुझसे नाखुश है? क्या मैं उनके लिए उचित मैच नहीं हूं? तुम? ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे नाखुश हूं। मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है। अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो उसका पति उसके प्रति डिवोटेड होना चाहिए। मार्किस वीर की कई वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस हैं, इसलिए तुम मेरी चॉइस में नहीं आते। चूंकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था, वीर केवल हेल्पलेसली सिर हिला सकता था और कहा, चूंकि ड्यूक WI का एटीट्यूड इतना फर्म है तो मुझे बस गिव अप करना होगा। तो अब चलो कल रात की लड़ाई को काव्य के साथ एक खूबसूरत एनकाउंटर मान ले। ध्रुव ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी बेटी पहले ही अपनी चैस्टिटी खो चुकी है। वो सबकॉन्शियसली मानता था कि उसकी बेटी काव्य कोई कैजुअल व्यक्ति नहीं है और वो किसी से भी नहीं सोएगी जिसे उसने हाल ही में देखा हो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी बेटी इतनी प्रॉमिस्क्यूअस हो सकती है। ध्रुव ने सेकंड जर्नल से निकल रही टर्किक आर्मी के अवशेषों की ओर देखा और वीर से कहा, लॉर्ड वीर, मैं केवल एक बार कहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेटी के साथ आगे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वीर ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि लॉर्ड WI, पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं अपनी इनिशिएटिव से आपकी बेटी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी बेटी मुझे परेशान करने आए तो क्या होगा? इम्पॉसिबल। ध्रुव ने सिर हिलाया और तंज भरे स्वर में कहा, बिल्कुल इम्पॉसिबल। वो अपनी इनिशिएटिव से कैसे परेशान कर सकती है? लेकिन चूंकि तुम्हें इस बारे में चिंता है, मैं जब घर लौटूंगा तो उसे थोड़ी सी एडवाइस दूंगा। मार्किस वीर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वीर ने हंसते हुए कहा, अगर चेतावनी काम न करे और आप उसे नियंत्रित न कर सके तो? ध्रुव ने थोड़ी नाराजगी में कहा, बेशक मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूं। इस तरह वीर हंसा और जवाब दिया, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर मुख्य सेना की ओर बढ़ा। ध्रुव पीछे देखकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ सोच रहा था, यह बच्चा अपनी कॉन्फिडेंस कहां से लाया? हालांकि ध्रुव ने ज्यादा विचार नहीं किया। सभी ट्रूप्स अलर्ट के लिए तैयार हो जाओ। GLI और तुली अपने शेष 40,000 से अधिक सैनिकों का नेतृत्व करते हुए टैंग आर्मी के सामने पहुंचे। GLI पूरी तरह से निराश था। उसने अपनी कमर से गोल्डन स्वॉर्ड निकालकर जमीन पर फेंक दिया। उसने वीर की ओर देखा और फिर ध्रुव से कहा, मैं GLI खान हूं, तुर्क्स का। मैं आज सरेंडर करने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि टैंग आर्मी हमारे टर्किक वॉरियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, डिसमाउंट करो और सरेंडर करो। GLI ने अपने घोड़े से उतरकर अपने हाथ पीछे बांधने के लिए आगे बढ़ा। तुली ने भी ऐसा ही किया। शेष 40,000 सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए, घोड़े से उतरे और सरेंडर कर दिया। कई टर्किक सोल्जर्स ने ह्यूमिलिएशन से आंसू बहाए। ध्रुव ने अपने आसपास के जनरल्स को आदेश दिया, थर्ड जनरल जेम्स, तुम दोनों सरेंडर टर्किक सोल्जर्स को चंगन कैंप ले जाओ। बलदेव और डुआन झिक्शुया, तुम दोनों टैंग आर्मी को टैंग रिवर कैंप तक ले जाओ। अर्जुन, तुम एक टीम लेकर GLI और तुली को पैलेस तक एस्कॉर्ट करो। अर्जुन ने पूछा, चीफ स्टुअर्ड और डेप्यूटी चीफ स्टुअर्ड कहां हैं? आप क्या करने वाले हैं? ध्रुव ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे अभी भी कुछ मिलिट्री मैटर्स वीर के साथ डिस्कस करने हैं। तुम पहले जाओ, हम थोड़ी देर में फॉलो करेंगे। टैंक जनरल्स व्यवस्थित रूप से चले गए। इसके बाद ध्रुव ने वीर से कहा कि उसे कैंप में अपनी बेटी से मिलने चलो। इस समय कैंप की कई टैंक सोल्जर्स अभी भी तैनात थी। ध्रुव ने उन्हें दूर भेजा और कर्टन उठाकर अंदर गया। अंदर काव्य मिलिट्री यूनिफॉर्म में फर्श पर बैठी थी। एक हाथ में काली सॉसेज और दूसरे हाथ में राइस वाइन की बोतल थी और वो बहुत कंटेंट लग रही थी। लेकिन जब ध्रुव अंदर आया, काव्य डरकर कांप उठी और सॉसेज और राइस वाइन गिरा दी। वो अचानक खड़ी हुई और घूमी, जैसे अंधेरे में अपने कान छुपाने की कोशिश कर रही हो। ध्रुव गुस्से में उसके पास आया और उसे सीधा खड़ा किया। काव्य ने फिर एक ड्राई लाफ दी और सरप्राइज का नाटक करते हुए कहा, ओह फादर, आप यहां क्या कर रहे हैं? ध्रुव की होंठ ट्विच हुई और उसकी टाइगर लाइक आंखें घूरती हुई बोली, बकवास। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया, लड़की के रूप में मिलिट्री कैंप में ट्रेसपास मत करना। तुम बस नहीं सुनती। तुम्हारी मदर नहीं जानती कि तुम यहां हो। वो घर पर तुम्हारे लिए बहुत वरीड है। काव्य ने अपनी जीभ बाहर निकाली, सिर झुकाया और कमजोर स्वर में कहा, फादर, मैं बस मदद करना चाहती थी। वैसे भी किसने कहा कि महिलाएं युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकती और दुश्मन से लड़ नहीं सकती? तुम्हें बोलने की हिम्मत है?
ध्रुव गुस्से में था और मारने के लिए हाथ उठाया। वीर ने अपनी भौं उठाई और जल्दी से ध्रुव की बाह पकड़ ली। घबरा कर कहा, लॉर्ड डब्ल्यूआई, कृपया शांत हो जाइए। लॉर्ड डब्ल्यूआई, कृपया शांत हो जाइए। मुझे लगता है काव्य सिर्फ थोड़ी मस्ती कर रही थी। कृपया इसे दिल पर मत लीजिए। अगर आप उसे थप्पड़ मार दें और चोट लग जाए तो? ध्रुव हैरान रह गया, वीर को खाली आंखों से घूरते हुए। क्या यह बच्चा मुझे अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है? काव्य ने अपने दिल में गर्मी महसूस की और वीर की ओर उसकी नजर में कृतज्ञता झलक रही थी। ध्रुव ने वीर को झटकते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को अपने हिसाब से मार सकता हूं, यह तुम्हारा काम नहीं है। वीर खुद से हंसा, क्या अजीब आदमी है, इतना कम भावनात्मक बुद्धिमान, फिर भी ऐसे मौके पर पॉइंट दे सकता है। वैसे भी ये पॉइंट वही ले ले। वीर गंभीरता से बोला, चीफ स्टुअर्ड, मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, पहले शांत हो जाइए। आपको खुश होना चाहिए कि काव्य युद्ध क्षेत्र में लड़ना चाहती है। वो एक हीरोइन है, किसी भी पुरुष के समान सक्षम। अगर मैं आपका स्थान होता तो मैं निश्चित रूप से उसे युद्ध क्षेत्र जाने की अनुमति देता। ध्रुव पूरी तरह भ्रमित था। काव्य ने चमकती आंखों से वीर को देखा, अत्यंत उत्साहित। क्या अद्भुत आत्मा है, क्या महिला है जो किसी भी पुरुष के बराबर सक्षम है। यहां से निकलो। ध्रुव ने वीर को धकेला, काव्य की ओर घूरते हुए टेंट के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। अभी घर जाओ, तुम्हारी मां ठीक नहीं है, उसे अब और चिंता मत करने दो। काव्य ने धीरे से कहा, वैसे भी मैं 2-3 दिन से बाहर हूं, इसलिए जल्दी नहीं है। पिता, आपने कैसे जान लिया कि मैं यहां हूं? उसने वीर की ओर शक की नजर से देखा। जैसे कह रही हो, तुमने मेरे पिता को यह नहीं बताया कि मैं यहां हूं, है ना? वीर ने हंसते हुए कहा, तुम जो सचेत पहने हो उसने तुम्हें बता दिया। काव्य ने मुंह खोला, अपने बॉजम से सचेत निकाली और तुरंत कड़वी मुस्कान दी। उसने सब समझ लिया। यह सचेत मेरे अपने पिता ने बनाया था, वो इसकी खुशबू कैसे न पहचान पाए? काव्य ने सचेत रख दिया। ध्रुव की बाह हिला दी और मीठी आवाज में बोली, पिता, कृपया मुझे युद्ध क्षेत्र जाने दे, मैं खुद की रक्षा करने का वचन देती हूं। वैसे भी मैं मार्शल आर्ट्स में इतनी अच्छी हूं, मैं निश्चित रूप से कई टर्किक सैनिकों को मार सकती हूं। ध्रुव के होंठ ट्विच हुए और बोले, अच्छा, सच कहूं तो टर्किक पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। काव्य का मुंह खुला रह गया, क्या मैं यहां सब कुछ व्यर्थ आई? नहीं, यह व्यर्थ यात्रा नहीं थी, मुझे तो एक महिला होने की खुशी भी मिली। काव्य उदास हो गई। यह देखकर ध्रुव ने हताश होकर कहा, ठीक है, इतना उदास मत दिखो। भले ही टर्किक हार गए हैं, पर अभी थिबेट और गोगुरियो है ना? तुम्हें भविष्य में युद्ध क्षेत्र में जाने का अवसर मिलेगा। अभी घर जाओ। ओह, काव्य ने मुंह बना लिया और कहा, ओह, फिर टेंट से बाहर चली गई, सिर झुकाए, थोड़ी सोच में डूबी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 200,000 की टर्किक आर्मी एक दिन से भी कम में हारी जाएगी। जैसे ही वो वीर के पास से गुजरी, उसने कैजुअली सांस छोड़ते हुए कहा, ओ डियर, मेरी सैकड़ों जादुई बीन्स बस ऐसे ही खत्म हो गए। काव्य का शरीर कांप उठा, चेहरा लाल हो गया और उसने सॉफ्टली कहा, मैं इसे वापस कर दूंगी। 10 दिन, अधिकतम 10 दिन। वीर ने कुछ बड़बड़ाया और काव्य ब्लश करते हुए सिर झुकाकर जल्दी से बाहर चली गई। ध्रुव ने भौहें ताने और कहा, लॉर्ड वीर, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सा इमॉर्टल बीन? कौन से 10 दिन? ओह, कुछ नहीं। वीर ने एम्बेरस्ड मुस्कान के साथ कहा, चीफ स्टुअर्ड, चलिए अभी वापस जाकर रिपोर्ट करें। ठीक है, चलो। इसके बाद ध्रुव ने कुछ लोगों को काव्य को चंगेन वापस छोड़ने के लिए भेजा, जबकि वो वीर के साथ राजधानी लौट आया। विजय की खबर जल्दी ही चंगेन की गलियों और सड़कों में फैल गई और पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। ढोल और घंटियां बज रही थी और खुशियों के जयकारों की गूंज थी। आखिरकार टर्किक हमेशा टैंग लोगों के लिए कांटे की तरह थे। अगर टर्किक नष्ट न होते तो उत्तरी सीमा शांत नहीं रहती और रोज जलाना, मारना और लूटपाट होती। अब देखो क्या हुआ। 200,000 टर्किक सैनिकों में से 1 लाख मारे गए, 1 लाख को बंदी बनाया गया और दोनों टर्किक खान्स भी पकड़े गए। वीर मैंशन। आशा ने अपने कमरे को बंद कर लिया और दिल खोल कर रोई। आज से वो अब कोई नोबल टर्किक प्रिंसेस नहीं रही। रिया ने दरवाजा खोला और एक सर्वेंट के साथ फूड बॉक्स लेकर आई। आशा को लगातार रोते देखकर रिया ने आह भरी, पहले कुछ खा लो, खुद को बीमार मत कर लो। मैंने पहले ही किसी को पैलेस भेजकर खबर पूछ ली है। जैसे ही तुम्हारे पिता की कोई खबर आएगी मैं तुरंत बताऊंगी। आशा जानती थी कि इस तरह रोने से कोई मदद नहीं मिलेगी। वो दिखावटी नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से रिया से कहा, धन्यवाद। खाओ, देखो मैं इतनी गर्भवती हूं और तुम्हारे लिए खाना ला रही हूं। अगर तुम थोड़ी सी भी नहीं खाओगी तो मेरी शान जाएगी। आशा। रिया ने अपने हाथ फैलाए, मासूम दिखते हुए और कहा। आशा आगे बढ़ी और टेबल पर बैठ गई और दिल खोलकर खाने लगी। खाते समय भी उसके आंसू अनियंत्रित रूप से उसके गालों से बह रहे थे। खाते हुए आशा ने सिर झुकाया और संतोष भरे स्वर में कहा, मैडम रिया, मुझे माफ करें, मैंने आपसे झूठ बोला। रिया चौंकी और कंफ्यूजन में पूछी, तुमने मुझसे झूठ बोला? किस बारे में तुमने झूठ बोला? आशा ने और भी नीचे सिर झुकाया और कहा, मैं पहले झूठ बोला
जब मैंने कहा कि मेरे और वीर के बीच कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है, वास्तव में हम जून के पूरे महीने लगभग हर रात साथ थे। जैसे ही उसने कहा, उसने चुपचाप रिया की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की चिंता का भाव। वो चिंतित थी कि मैडम रिया, जो पिछले कुछ दिनों से उसके प्रति बहुत दयालु रही थी, गुस्सा न हो जाए और ये गुस्सा उसके स्वास्थ्य और गर्भ में बच्चे पर न बुरा प्रभाव डाले। आशा नहीं चाहती थी कि वो इतनी कोमल और दयालु टैंग महिला को चोट पहुंचाए, लेकिन उसे ये सच बताना भी उसका एक तरह का कठिन निर्णय था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई। रिया ने उसे मैं जानती थी जैसी नजर दी। वो बैठ गई और शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं। हाँ, तुम क्या कहा? आशा अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। रिया हंसी और कहा, मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं। मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए दोष नहीं दिया। आशा की आंखें लाल हो गई और उसने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। वो कभी भी इतनी अद्भुत चाइनीज महिला से नहीं मिली थी। रिया ने हेल्पलेसली साइड किया। मेरा हस्बैंड अच्छा इंसान है, किसी से बेहतर वो महिलाओं की कदर करना जानता है, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान भी है। वो बस एक वुमेनाइजर है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। हाय, मैं इससे रिजाइन हूं। मैं क्या कर सकती हूं? वो मेरा हस्बैंड है। हाँ, आशा ब्लश करते हुए बुदबुदाई। लेडी वीर ने बिल्कुल सही कहा। मार्किस वीर वास्तव में एक वुमेनाइजर है। अगर वो वुमेनाइजर नहीं होती तो क्यों पूरे महीने अलग अलग तरीके अपनाकर उसे खुश करने की कोशिश करती? रिया का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, चलो काम की बात करें। अब जब तुम पहले से ही मेरे पति की महिला हो, तुर्क्स हारे हुए हैं और टैंग डायनेस्टी जल्दी ही ग्रासलैंड्स को वापस पाएगी। तुम निश्चित रूप से तुर्क्स के पास नहीं लौट सकोगी। भले ही मेरे हस्बैंड तुम्हें जाने दे, हिज मैजेस्टी द एम्परर अनुमति नहीं देगा कि एनिमी कंट्री की प्रिंसेस चले जाए। तो मेरी सलाह है कि तुम घर पर रहो और अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दो। अपने आप का ख्याल रखना। प्रेगनेंसी के दौरान? आशा ने पूछा। सभी थोड़े हैरान रह गए। उसने कड़ाई से निगलते हुए कहा, वीर ने कहा कि मुझे यहां रहकर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आराम करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूं। उसने अपनी फ्लैट स्टमक की ओर देखा और अनायास उसे छूने की कोशिश की। रिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें वॉमिटिंग करते देखा और संदेह किया कि तुम प्रेग्नेंट हो। याद है जब मैंने डॉक्टर से तुम्हारा पल्स लिया था कुछ दिन पहले? आशा ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वॉमिटिंग पानी और मिट्टी के बदलाव के कारण हुआ। रिया ने रायली मुस्कुराते हुए कहा, सिली लड़की, तुम इतने समय से चंगेन में हो और एनवायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये अचानक कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तुम्हारा पल्स लिया और प्रेगनेंसी पल्स पाया, इसलिए तुम पहले से ही प्रेग्नेंट और फुल टर्म हो। मैं आशा घबरा गई और हैरान हो गई। रिया बहुत नर्वस थी, डरते हुए कि आशा इस तथ्य को स्वीकार न करे और अबॉर्शन का विकल्प चुन ले। आखिरकार नॉमिनली वीर और आशा अभी भी एनिमीज हैं, भले ही वे फैमिलीज और देशों के बीच दुश्मन हो। मैं प्रेग्नेंट हूं। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछना चाहती हूं। आशा एक पल के लिए चुप रही, फिर दांत पीसते हुए कहा, चूंकि वीर इतनी जेनरस है और मुझे रिजेक्ट नहीं करती और मुझे एक्सेप्ट करने को भी तैयार है, मैं निश्चित रूप से पैटी नहीं हूं, लेकिन आखिरकार मैं एक टर्किक प्रिंसेस हूं। मैं तुम्हें यहां रहने दूंगी और आराम करने दूंगी ताकि तुम उनका बच्चा जन्मा सको। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वायरमेंट है? रिया ने पूछा। आशा ने कहा, उसे मेरे फादर की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, वरना मैं उसके साथ बच्चे का जन्म नहीं दूंगी। रिया ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि उसके पास भी तुम्हारे फादर की जान बचाने का तरीका होगा। धन्यवाद। मैं अपने फादर को फिर से देखना चाहती हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा? आशा ने उत्सुकता से पूछा। रिया ने रायली मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी, लेकिन इस मैजेस्टी के सहमति देना अभी भी अनसर्टेन है। आशा ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगी। मैं केवल अपने फादर को यह कंफर्म करने के लिए देखना चाहती थी कि वो अभी भी जीवित है। अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती हो तो इस जीवन में मेरी कोई और इच्छा नहीं होगी और मैं वीर की पूरी निष्ठा से सेवा करूंगी। भले ही आशा ने इसे उठाया ना होता, राजवीर इतनी आसानी से जीएलआई को नहीं मारता। आखिरकार राजवीर को बैमा की शर्म की चिंता थी और वो जीएलआई को बिना कुछ ह्यूमिलिएशन के जाने नहीं देता। जब टर्किक ने हमला किया, मैं ध्रुव भाग्यशाली रहा कि मैंने अपना मिशन पूरा किया और 110,000 दुश्मन सैनिकों को नष्ट किया और 90,000 टर्किक ट्राइब्समैन को बंदी बनाया, जिसमें टर्किक खगन जीएलआई और तुली खगन शामिल है। उन्हें पकड़ लिया गया है और वर्तमान में महल के बाहर ले जाया जा रहा है। ताइजी हॉल के बाहर ध्रुव ने युद्ध के परिणाम राज को बताए। चूंकि इस कोर्ट असेंबली में बहुत सारे अधिकारी थे, एक यूनक ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, जो सैनिक युद्ध में गए थे वे विजय के साथ लौटे हैं। 110,000 दुश्मनों को मार दिया, 90,000 ट्राइब्समैन को बंदी बनाया और टर्किक खगन जीएलआई खान को जीवित पकड़ लिया। विभिन्न क्षेत्रों के हजारों अधिकारी अत्यंत उत्साहित थे। लगभग सभी के चेहरे पर रोमांच झलक रहा था।
टैंग डायनेस्टी की स्थापना से ही तुर्क्स टैंग लोगों के लिए भारी बोझ रहे हैं। अब स्थिति काफी बेहतर है। हमने केवल तुर्क्स की मुख्य सेना को नष्ट नहीं किया, बल्कि उनके 2 खान्स को भी पकड़ लिया। अब से तुर्क्स कभी भी परेशानी नहीं पैदा कर पाएंगे और नॉर्दर्न बॉर्डर पूरी तरह से शांत रहेगा। राज का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उन्होंने चिल्लाया, गुड गुड गुड। 3 बार का गुड ही उस समय राज के उत्साह को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। राज खड़े हुए सीढ़ियों की ओर गए, नीचे हजारों अधिकारियों को देखा और ऊंची आवाज में कहा, वेगों के ड्यूक ध्रुव ने तुर्क्स का सामना करते हुए महान सेवा की है। उन्हें पर्पल गोल्ड का ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। 10,000 गोल्ड पीसेस पुरस्कृत किए जाते हैं और 100 गाय और भेड़ तथा सुब्रोकेड के बोल्ट्स प्रदान किए जाते हैं। वीर हो वीर। तुर्क्स का सामना करने में उनकी महान सेवा के लिए वीर ड्यूक का खिताब दिया जाता है। 10,000 हाउस होल्ड्स की जागीर, 10,000 गोल्ड पीसेस का इनाम और 100 गाय और भेड़ तथा 100 ब्रोकेड के बोल्ट्स। लू स्टेट के ड्यूक अर्जुन को तुर्क्स का सामना करने में उनकी महान सेवा के लिए पर्पल गोल्ड के ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। उन्हें पर्पल गोल्ड और व्हाइट जेड की बेल्ट, 1,000 गोल्ड पीसेस का इनाम, 100 गाय और भेड़ और 100 बोल्ट्स ब्रोकेड भी दिए गए। ई के ड्यूक को एम्परर तैजोंग ने उन 7 जनरल्स को खिताब और पुरस्कार दिए जिन्होंने तुर्क्स के खिलाफ युद्ध किया। ध्रुव और वीर को 10,000 जिन के लायक माना गया, बाकी को 1,000 जिन के लायक। असल में 10,000 गोल्ड पीसेस सोने के लिए नहीं बल्कि सिल्वर के लिए कहा गया। इसे 10,000 गोल्ड पीसेस कहकर सुनने में अच्छा लगता है। कहा गया कि 100 गाय और भेड़ इनाम के रूप में दी जाएंगी, लेकिन असल में केवल 3 या 5 गाय होती थी, बाकी सब भेड़ होती थी। आखिरकार उस समय ऑक्सन लोगों से अधिक मूल्यवान थे क्योंकि वे कृषि कार्य के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थे। योर मैजेस्टी, आई थैंक यू। योर मैजेस्टी, आई थैंक यू। सैनिकों ने आभार व्यक्त किया तो राज मुस्कुराए और बोले, सैनिकों ने बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए मैं सेना को इनाम दूंगा। मैं हेयरबाय डिक्री जारी करता हूं कि हर सैनिक जिसने तुर्क्स के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया है उसे 1 स्ट्रिंग ऑफ सिल्वर दी जाएगी और उन्हें परिवार के पास जाने के लिए बैचेस में 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी। कल दोपहर मैं ताइजी पैलेस में विजयी जनरल्स के सम्मान में एक भव्य बैंक्वेट रखूंगा। चंगेन में रहने वाले सभी अधिकारियों को उपस्थित होना आवश्यक है। राज अपनी सीट पर लौटे, उनका चेहरा मॉकिंग था और बोले, फिर अब तुर्क्स के 2 खान्स को लाओ। कुछ ही समय में जीएलआई और तुली हाथ पैर बंधे हुए राज के सामने लाए गए। जीएलआई को राज के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। वो कई बार संघर्ष किया लेकिन उठ नहीं पाया। फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राजवीर, हम फिर मिलते हैं। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार हम इस तरह मिलेंगे। राज ने आह भरी, हाँ, पिछली बार हम टैंग रिवर के किनारे मिले थे। मुझे अपने प्यारे सफेद घोड़े को मारना पड़ा ताकि शांतिपूर्ण सहस्तित्व हो सके, लेकिन अब ऑफेंस और डिफेंस की भूमिका उलट गई है। जीएलआई का दिल स्टर हुआ और उसने कहा, बताइए, मुझे टर्किक खगानते लौटने देने के बदले आप क्या चाहते हैं? राज ने हंसते हुए कहा, टर्किक खान दूर का अतिथि है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा। अगर आप थोड़ी देर नहीं रुके तो लोग मुझे कंजूस कहकर हंसेंगे। आपको टैंग डायनेस्टी की स्थानीय कस्टम्स और कल्चर का अनुभव करना चाहिए। जीएलआई ने सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि राजवीर उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने सुना है कि खान जीएलआई गायन और नृत्य में निपुण है, विशेष रूप से सॉग्डियन वर्ल्ड डांस, जिसे वो असाधारण रूप से करते हैं। आज से बेहतर समय कोई नहीं है। मैंने म्यूजिशियंस का इंतजाम किया है और आप सॉग्डियन वर्ल्ड डांस करेंगे ताकि टैंग डायनेस्टी के सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स का मनोरंजन हो। कैसा रहेगा? जीएलआई का चेहरा बदल गया। उसकी एक्सप्रेशन ह्यूमिलिएशन से डिस्टॉर्टेड हो गई और उसने एंग्विश में आंखें बंद कर कहा, मैं इनकार करता हूं। राज का चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं कहूं कूदो तो तुम्हें कूदना होगा। जीएलआई ने मुंह खोला, फिर उसका सिर झुक गया और उसने बिटरली नॉट किया, मैं कूदूंगा। चूंकि टैंग डायनेस्टी के हिज मैजेस्टी ने कहा है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? सभी अच्छी तरह जानते थे कि जीएलआई पहले ही मान गया था। जल्द ही राज ने म्यूजिशियंस का इंतजाम किया और जीएलआई ने कलरफुल हु सेंट्रल एशियन ड्रेस पहन लिया। उत्साही संगीत के साथ जीएलआई ने अपना थोड़ा मोटा शरीर मोड़ना शुरू किया और हु एक्सयूएन डांस में अधिक एनर्जेटिक होकर नृत्य किया। कोई रास्ता नहीं था। जब आप किसी की छत के नीचे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है। एक हु एक्सयूएन डांस खत्म करने के बाद जीएलआई ने ब्रेथलेसली पूछा, योर मैजेस्टी संतुष्ट है? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। जीएलआई को सभी के सामने लूज फेस होते देखकर राज हंसने से खुद को रोक नहीं सके। जीएलआई की परीक्षा। उस आदमी ने पूछा, चूंकि आप संतुष्ट हैं, क्या आप मुझे टर्किक खगानते लौटने देंगे? मैं आपको 1 लाख गाय और भेड़, 1 लाख टेल्स सोना और चांदी, नहीं, 1 मिलियन टेल्स सोना और चांदी देने को तैयार हूं। बस मुझे टर्किक खगानते लौटने दे, मैं तुरंत किसी को इन्हें पहुंचाने भेज दूंगा। राजवीर का चेहरा ठंडा हो गया और उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम सपना देख रहे हो? जीएलआई, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक सहा है। तुमने बार बार सीमा का उल्लंघन किया, वहां आग लगाई, हत्या की और लूटपाट की, जहां मेरे टैंग लोग रहते हैं। तुम्हारे निर्णयों की वजह से कितने टैंग लोग मारे गए? शायद कम से कम लाखों नहीं। सही?
तुम टैंग डायनेस्टी के लोगों का मजाक उड़ाते हो और उन्हें मारते हो, और टैंग डायनेस्टी की महिलाएं तुम्हारे टर्किक सैनिकों द्वारा अपमानित और मारी जाती है। तुमने यहां तक कि टैंग डायनेस्टी की युवा महिलाओं को भोजन के लिए पकड़ने का आदेश दिया और उन्हें टू लेगेड शीप कहा। टैंग डायनेस्टी की भूमि में किए गए तुम्हारे अपराध गिनती से बाहर है। टैंग लोग चाहते हैं कि वे तुम्हारा मांस खाएं और तुम्हारा रक्त पिए। तुम्हें टुकड़ों में काटना और तुम्हारे हड्डियों को राख में बदल देना भी बहुत ही नरमी होगी। और अब तुम सच में टर्किक खगानते लौटने का सोच रहे हो? तुम टर्किक खगानते क्यों लौट रहे हो? क्या तुम वहां जाकर स्टेप ट्राइब्स को विकसित करना, एक बड़ी सेना बनाना और हमारी ग्रेट टैंग की सीमाओं पर हमला करना चाहते हो? जीएलआई का चेहरा फीका पड़ गया। वो राजवीर की आवाज से समझ गया कि वो उसे टर्किक खगानते लौटने नहीं देगा। वो अपने भाग्य को मानते हुए सिर झुकाकर कहा, चूंकि आप मुझे मारने वाले हैं तो मुझे जल्दी मौत दे। अगर मुझे छोड़ने नहीं देंगे तो निश्चित रूप से मार देंगे। राजवीर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तुम मुझे नहीं मारोगे? जीएलआई ने थोड़ी हैरानी में पूछा। राजवीर ने जारी रखा, चूंकि तुम टैंग डायनेस्टी आए हो, यही रहो और मत जाओ। इंपीरियल म्यूजिक ब्यूरो को एक जूनियर ऑफिशियल की जरूरत है जो नृत्य का नेतृत्व करे, तो क्यों ना तुम वहां जाओ और टैंग डायनेस्टी के लिए डांसर्स को ट्रेन करो। साथ ही मुझे तुम्हें नाचते हुए देखने में आसानी होगी। जीएलआई ने अपना मुंह खोला, चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन अंत में उसने हेल्पलेसली सिर हिलाया। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। अब जब तुम टैंग डायनेस्टी के ऑफिशियल बन गए हो तो तुम एक सब्जेक्ट हो जो एम्परर की सैलरी प्राप्त करता है। तुम्हें एम्परर और अपने सब्जेक्ट्स के बीच उचित संबंध पता होना चाहिए, है ना? जीएलआई चौंक गया, फिर तुरंत घुटनों के बल झुक गया और कहा, आपकी मर्सी के लिए धन्यवाद, योर मैजेस्टी। राजवीर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया, तुली की ओर देखते हुए कहा, तुली, मैंने तो जीएलआई को मारूंगा, नहीं तुम्हें। तुम ग्रासलैंड से हो और लाइवस्टॉक ब्रीडिंग और प्रोपगेशन में कुशल हो। अब से तुम हॉर्स फार्म में घोड़ों की देखभाल के लिए जिम्मेदार रहोगे। तुली, खान से ग्रू में अचानक स्टेटस बदलना तुली के लिए सहन करना बहुत कठिन था। ग्रैंड कोर्ट असेंबली समाप्त हो गया और सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स बिखर गए। चेंगतिया गेट के बाहर परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए। ध्रुव का स्वागत किया गया होंग फूनू और उनकी बेटी काव्य द्वारा। होंग फूनू उस फीमेल नाइटन जैसी नहीं थी जैसा नॉवल में दिखाया गया था। वो बस एक बहुत सुंदर महिला थी, हल्की मोटी शरीर वाली, रेडिश ड्रेस में, और 30 के दशक की लग रही थी। काव्य थोड़ी बहुत उनकी जैसी लगती थी। अर्जुन की 2 वाइफ्स और 3 बेटे भी आए, साथ ही वीर की सगाई वाली कॉन्क्यूबाइन अंजलि भी। साथ ही बलदेव की ब्लैक और व्हाइट वाइफ्स और उनके 2 बेटे भी आए। 2 यूची जियाओशा को देखकर पता चलता था कि वे निश्चित रूप से बलदेव के ब्लड लाइन से हैं। वे लंबे और मजबूत थे, कमर 8 फीट और गर्दन बिल्कुल नहीं दिखती थी। दूसरी ओर जेम्स और थर्ड जर्नल के परिवार भी थे। बेशक कई वीर की वाइफ्स भी आई, जिनमें उनकी सगाई वाली कॉन्क्यूबाइन यामिनी भी शामिल थी। रिया विलो ब्रांच पकड़े और हेविली प्रेग्नेंट आगे बढ़ी और ब्रांच से वीर के शरीर पर स्वीप किया। ऐसा कहा जाता था कि ये डस्ट और बैड लक और किलिंग कर्मा को दूर कर देता है, वरना ये घर में डिजास्टर लाएगा। ये निश्चित रूप से फ्यूडल सुपरस्टिशन थी जिस पर वीर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन वो लगातार प्लीडिंग और कजोलिंग का विरोध नहीं कर सका। वो आया और अपनी वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस पर कुछ स्ट्रोक्स दिए। रिया और मीना को छोड़कर, जो जेंटल थी, बाकी वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस पर वो खासा फोर्सफुल था और हर एक के चेहरे पर स्लाई एक्सप्रेशन था। इससे वीर को शक हुआ कि वे कुछ डेज पहले एक ही बेड में सोने के लिए रिटेलिएट कर रही थी। वीर मुस्कुराया और कहा, धीरे धीरे योर हाइनेस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी रूथलेस होंगी। आज रात मैं आपको निपटाऊंगा और तुम प्राची, तुम भी बच नहीं पाओगी। प्राची का दिल स्टर हुआ। उसने विलो ब्रांच छीन ली और कई बार मारा, ट्रायम्फेंटली कहते हुए, हस्बैंड, अगर तुम इतने कैपेबल हो तो मेरे पास आओ, मैं डरती नहीं हूं। अनन्या ने अपना मुंह ढक लिया और गिगल की, जाओ और पिंगटिंग को डील करो। वैसे भी मैं आज रात प्रिंस कंसॉर्ट के रेजिडेंस वापस जा रही हूं। माया की आंखें चमक उठीं। जितना हार्डर वे उसे मारेंगी उतना बुरा हाल उसका उस रात होगा। आओ, मुझे विलो ब्रांच दो, मेरी बारी है। माया ने विलो ब्रांच छीन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड, कृपया सहन करो, मैं बहुत जेंटल रहूंगी। स्नैप, वीर ने गास्प किया, कर्सेस करते हुए कहा, तुम इतनी रूथलेस हो, तुम भी नहीं बच पाओगी। यहां कोई है, एक एक करके। माया ने और भी उत्साह से लड़ाई लड़ी। आखिरकार 30 और 40 की उम्र की महिलाएं भेड़ियों और बाघों जैसी होती हैं, और माया की इस मामले में जरूरतें उनकी तुलना में बहुत अधिक थी। वीर को इतनी बुरी तरह मारा जाते देखकर काव्य के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ी और उन्हें भी उसे मारने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने इसे केवल अपने मन में ही कल्पना किया, क्योंकि उनके पास अभी कोई औपचारिक पदवी भी नहीं थी। औपचारिक स्थिति के विचार ने अनजाने में उनकी आंखों में एक हल्की ईर्ष्या की झलक ला दी। परिवार को इतना खुश और हार्मोनियस देखकर, जहां पत्नियां और कॉन्क्यूबाइंस इतनी अच्छी तरह साथ रहती थी, बिना किसी जेलसी या राइवलरी के, काव्य सच में इस बड़े परिवार में शामिल होना चाहती थी। काव्य, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही हो?
होंग फूनू ने देखा कि काव्य का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने उसकी नजर का पीछा किया और काव्य की इंट्रिग्यूइंग छोटी आंखों पर नजर डाली। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। काव्य ने अपनी ध्यान भंग की और जल्दी से कहा, कुछ नहीं डैड, मॉम, चलिए, आज रात मिड ऑटम फेस्टिवल है और हम लैंटर्न्स का आनंद लेने जा रहे हैं। होंग फूनू ने यहां देखा, फिर अपने पति ध्रुव और बेटी काव्य के साथ कैरेज में चढ़ गई। माया ने जब अपनी मार पूरी कर ली तो उसने विलो ब्रांच यामिनी को दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों ना ऊपर जाओ और उसे कुछ बार मारो। मैं यामिनी थोड़ी ब्लश हुई और कुछ एम्बेरस लग रही थी। मुझे लगता है मैं पास कर दूंगी सिस्टर, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं। रिया ने कोकेटिश स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, तुम भी जल्दी या बाद में परिवार में शादी कर लोगी। अगर हम अब नहीं लड़ेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। यामिनी थोड़ी हिचकिचाई, फिर विलो ब्रांच उठाई और सिंबॉलिकली इसे वीर पर 2 बार छुआ। अचानक वीर ने चीख मारी, उस जगह को पकड़ा जिसे यामिनी ने अभी छुआ था। उसका चेहरा दर्द से डिस्टोर्ट हो गया। आउच, मिस यान, तुमने बहुत आगे बढ़ गई। तुम अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो। यामिनी हैरान रह गई। यह पहली बार था जब उसने किसी को पैसे के लिए धमकाते हुए देखा और वो एक पल के लिए नहीं जान पाई कि क्या करे। रिया ने पाउट किया और कहा, तुम बस प्रेटेंड कर रही हो। शीशी ने तो कोई बल प्रयोग भी नहीं किया। अंजलि, जो थोड़ी दूर से कमोशन देख रही थी, हंसी रोक नहीं पाई। अर्जुन ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, यान फैमिली की लड़की, यहां आओ और इस बूढ़े आदमी को विलो ब्रांच दो। ना केवल वीर हैरान रह गया, बल्कि उसकी पत्नियां और कॉन्क्यूबाइंस भी हैरान रह गई। रिया ने शौक में एक्सक्लेम किया, अंकल अर्जुन, क्या तुम मेरे पति की कॉन्क्यूबाइन भी बनने वाले हो? अर्जुन के होंठ ट्विच हुए और उसके बूढ़े चेहरे पर शैडो छा गया। क्या बकवास बोल रहे हो? मेरी नीस को अभी तक मारा भी नहीं गया। वीर ने बस विलो ब्रांच छीन लिया और इसे किनारे फेंक दिया। अर्जुन से कहा, अंकल अर्जुन, छोड़ो, अंदर जाने के बाद लड़ाई के लिए बहुत मौके होंगे। अर्जुन ने ग्रिन किया और करीब झुककर कहा, मेरी नीस के माता पिता और दादा सभी आ चुके हैं और वर्तमान में मेरे घर में ठहरे हुए हैं। जब तुम्हें समय मिले तुम उनसे मिलने जा सकते हो। बस एक छोटा सा उपहार ले जाना। वे बहुत सिंपल लोग हैं और एक्स्ट्रावेगेंस पसंद नहीं करते। बस इसे याद रखना। वीर ने हेड नॉड किया और कहा, हिज मैजेस्टी की विक्ट्री सेलिब्रेशन बैंक्वेट के बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले घर चला जाऊंगा, तुम भी जल्दी घर जाओ। यह कहकर अर्जुन अपने परिवार के साथ चला गया और वीर भी कैरेज लेकर वीर मैंशन लौट गया। एक अच्छी स्नान के बाद रिया ने साफ कपड़ों का सेट लेकर बाथरूम में गई, कपड़े हैंगर पर लटकाए और बाथटब के पीछे खड़ी होकर वीर का बैग धोने में मदद करने लगी। वीर ने उसका सॉफ्ट बोनलेस हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, मेरी पत्नी, क्या कुछ कहना चाहती हो? रिया ने होंठ पर्स किए और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। वीर ने हल्की मुस्कान दी, पत्नी, कृपया खुलकर बोलो, पति के सामने इतनी फॉर्मल क्यों? रिया ने विस्पर किया, तुम्हारा बात खत्म होने के बाद हस्बैंड, चलो टर्किक प्रिंसेस से मिलने चलते हैं। वीर चौंक गया और पूछा, क्यों? वो प्रेग्नेंट है। वीर पूरी तरह स्टंड हो गया। मैं प्रेग्नेंट? रिया ने साई किया, पिछले कुछ दिनों से उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। मुझे लगता है बच्चा अब फुल टर्म है। मेरे हस्बैंड अब उसे इससे नहीं रोक सकते। वीर के चेहरे पर थोड़ी एम्बैरसमेंट झलक गई। कोई आश्चर्य नहीं, उस पागल महीने के दौरान आशा के साथ कई बार कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं अपनाई गई थी और सबसे प्रिमिटिव मेथड का इस्तेमाल किया गया था, जो असल में इनइफेक्टिव था। रिया ने आगे कहा, टर्किक की हार और उसके पिता के कैप्चर के बाद वो पूरे दिन रो रही है। अगर वो ऐसे रोती रही तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी और उसे अपनी ओर से भी कुछ मांगनी है। हाँ, वीर ने हेड नॉड किया और कहा, मुझे पता है, वो अपने पिता से मिलना चाहती है ना? रिया ने हेड नॉड किया। वीर ने कहा, मैं बाद में उससे मिलने जाऊंगा। रिया के जाने के बाद वीर ने कपड़े पहने और आशा के कमरे की ओर बढ़ गया। आशा बिस्तर पर कड़ होकर बैठी थी। उसकी आंखें रैबिट की तरह लाल थी। जब उसने वीर को आते देखा तो वो जल्दी से बिस्तर से कूद पड़ी, आगे बढ़ी, वीर को पकड़ लिया और अत्यधिक चिंता में पूछा, मेरे पिता कैसे हैं? क्या एम्परर ऑफ टैंग ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया? बैठो और बात करते हैं। वीर छोटे से टेबल पर बैठ गया और आशा उसके ठीक पास बैठ गई, बहुत ही एंग्शियस दिख रही थी। वीर ने कामली कहा, हिज मैजेस्टी ने मूल रूप से तुम्हारे पिता को सजा देने का सोचा था, लेकिन मैंने उनके लिए प्लीडिंग की और उनकी जान बच गई। जब उसने ये कहा, वीर ने न ब्लश किया, नहीं बीट स्किप किया। उसने अपनी थिक स्किन को पूरी तरह से परिपक्व बना लिया था। उसने मर्सी के लिए प्लीडिंग बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि राजवीर ने मूल रूप से जीएलआई को जीवित रखना और उसे अपमानित करना चाहा था, ताकि बैमा के शेम की रिवेंज ले सके। उसने ये इसलिए कहा ताकि आशा भविष्य में पूरी तरह से उसके साथ रहे। आशा की इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। पूरा सेंटेंस सुनते ही उसने पूरी तरह एग्जॉशन महसूस की। उसकी आंखों में तुरंत टीयर्स आ गए और उसने ग्रैटिट्यूड के साथ कहा, थैंक यू मेरे पिता की जान बचाने के लिए। वीर ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम अभी अपने पिता से मिलना चाहती हो, लेकिन अभी नहीं। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो
तो कुछ और दिन इंतजार करो जब वो ऑफिस संभालेंगे, और फिर मैं पर्सनली तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। आशा ने हल्की डाउट के साथ पूछा, टेकिंग ऑफिस इमीडिएटली, इसका क्या मतलब है? वीर ने चकल किया और कहा, हिज मैजेस्टी ने सिर्फ तुम्हारे पिता की जान नहीं बचाई, बल्कि उन्हें इंपीरियल म्यूजिक ब्यूरो में एक आसान काम भी दिया है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अवसरों के लिए सॉन्ग्स और डांसेस को कोरियोग्राफ करना। ये तो बहुत अच्छा है। आशा का एक्सप्रेशन ब्राइटन हो गया और उसने वीर को और भी ग्रैटिट्यूड के साथ देखा। लॉर्ड वीर, आशा सिंसियरली थैंक्स आपको मेरे पिता के लिए इतना अच्छा काम सुरक्षित करने के लिए। मैं आपको रीपे करूंगी। वीर ने अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये सिर्फ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है? आशा ने हल्का फ्लश्ड फेस लेकर खड़ी हुई, धीरे से अपने कपड़े उतारे, अपनी लिप को काटते हुए ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, आपने आशा से किए गए प्रॉमिस को पूरा किया और आशा अपना वर्ड नहीं तोड़ेगी। अब से आशा तुम्हारी है, लाइफ और डेथ में, और केवल तुम्हारी सेवा करेगी। आशा का जेड लाइक बॉडी देखकर वीर की ब्रीदिंग थोड़ी रैपिड हो गई। उसने अपने दिल की फायर को सप्रेस किया, उठकर उसे उसके कपड़े पहनाने में मदद की, कहते हुए, तुम पहले से प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हारी प्रेगनेंसी की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिला के बीच किसी चीज के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे शरीर को बर्थ से पहले टच नहीं करूंगा। आशा बहुत प्रभावित हुई, लगभग टीयर्स तक। उसकी आंखें पानी जैसी थी और उसने थोड़ा चार्मिंग एक्सप्रेशन के साथ कोकेटिश वॉइस में कहा, आप आशा को टच नहीं कर सकते, लेकिन आशा आपको टच कर सकती है। यह कहकर आशा ने स्क्वाट किया। वीर ने अपने शरीर में वार्मथ महसूस की और खुद को रोक नहीं पाया और गास्प कर लिया। आशा, जो 1 महीने तक वीर की केयरफुल इंस्ट्रक्शन में थी, ने कई स्किल्स मास्टर कर ली थी। अब वो अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने मास्टर वीर को दिखा रही थी कि शिक्षक से आगे कैसे बढ़ा जाता है। चंगेन में कई स्किल्ड वेंट्रोलॉक्विस्ट है, खासकर वीर प्रीफेक्चर में। आधे घंटे बाद वीर ने आशा के सिर से हाथ हटाया और कहा, तैयार हो जाओ, खाने का समय है। आज रात तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लैंटर्न्स देखने ले जाएगा। आशा का स्टमक बहुत अच्छा था और उसे हर चीज स्वादिष्ट लगी। जब फूड की बात आती है, वो सबसे पहले कुछ ग्राम्स खाती थी। डिनर के बाद वीर ने अपने परिवार को बाहर ले गया। मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान चंगेन में कर्फ्यू 3 दिनों के लिए हटा दिया गया और लोग पूरा रात फेस्टिवल मनाते रहे। लगभग सभी लोग झुक स्ट्रीट पर इकट्ठा होते। सड़क दोनों तरफ ब्राइटली लिट थी, स्टॉल्स लगे हुए थे और हर तरह के गुड्स डिस्प्ले पर थे। वेंडर्स लैंटर्न्स, रिडल्स, स्नैक्स, फॉर्चून टेलिंग और बहुत कुछ बेच रहे थे। संक्षेप में सब कुछ था। अनेक हॉकिंग क्राइज भी लगातार सुनाई दे रहे थे। उनमें कुछ पर्शियन मर्चेंट्स भी थे जो ग्लास बीड्स बेच रहे थे, लेकिन थोड़े ही लोग उन्हें खरीदने गए। अंत में ग्लास बीड्स अब आम हो गए थे। जब वे स्ट्रीट्स और एलीज में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे एलीज में ग्लास बीड्स से खेल रहे थे। स्पष्ट था कि पर्शियन मर्चेंट्स अब टैंग लोगों से पैसे ठग नहीं सकते। कुछ फॉरेन मर्चेंट्स ब्रोकन चाइनीज में अपनी चीजें बेच रहे थे। एमआई हूँ जी, बेच रहा हूँ जी। एक वर्जिन हूँ जी, अभी हूँ, रीजन से लाया गया, डेफिनेटली 18 से कम उम्र की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब आम हो गई थी। वीर ने देखा कि एक फॉरेन मर्चेंट आयरन चेन पकड़ रहा है, जिसके अंत में 5 या 6 ब्राउन हेड ब्लू आइड फॉरेन विमेन बंधी हुई है। हर एक टैटर्ड क्लोथ्स में थी। उनके स्नो वाइट थाइस और वेस्ट दिखाई दे रहे थे और वे पासिंग चाइनीज जेंटलमैन को फ्लर्ट कर रही थी। जब वीर ने हूँ विमेन पर ध्यान दिया, रिया ने फ्राउंड और कहा, हस्बैंड, बेहतर होगा कि तुम इन हूँ विमेन पर नजर न डालो। मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि ये सभी हूँ महिलाएं बॉडी ऑडर वाली होती है, बहुत अस्वच्छ होती है और उनकी खुशबू सिर्फ आर्टिफिशियल परफ्यूम से आती है। ये कहने के बाद उसने चुपचाप वीर की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया, असली में डरते हुए कि कहीं वीर कुछ महिलाओं को घर लाकर अपने बिस्तर को गर्म न कर दे। अगर सच में ऐसा हुआ तो वो वाकई उसे रोक नहीं पाएगी। वीर ने मुड़कर मुस्कुराया, मैं बस इन हूं महिलाओं के लिए ही दुखी था, मेरी इनसे कोई भावनाएं नहीं है। उसने आशा की तरफ फिर से देखा और टीज करते हुए कहा, आशा इन हूं महिलाओं से बहुत ज्यादा सुंदर है। वो भी हूं महिला नहीं है क्या? घर में एक हूं महिला ही काफी है। आशा ने थोड़ी गुस्से में कहा, मैं हूं महिला नहीं हूं, मैं टर्किक प्रिंसेस हूं। मेरा हस्बैंड मुझे इन हूं महिलाओं से कैसे तुलना कर सकता है? आशा के लिए उसे हूं महिला से तुलना करना अपमान था। साथ में डिनर करने के बाद महिलाएं सभी ने आशा की मौजूदगी स्वीकार कर ली। आशा ने भी उनका संबोधन बदल दिया, वीर से यू और फिर हस्बैंड तक। अब पूरी तरह से पत्नी और कॉन्क्यूबाइंस के समूह में घुल मिल गई। एक कविता लिखो और मुफ्त लैंटर्न पाओ। आओ और देखो, कविता लिखो और एक मुफ्त लैंटर्न पाओ। मेरे सामने का स्टॉल ओनर एक स्कॉलर की तरह सजा हुआ था और उसके स्टॉल में तरह तरह के लैंटर्न्स रखे हुए थे। कई लिटराटी और स्कॉलर्स पहले ही स्टॉल के सामने इकट्ठा हो चुके थे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर हस्बैंड, मुझे एक मुफ्त लैंटर्न चाहिए। मुझे भी। प्राची ने विरोध नहीं करने के लिए कहा। मीना मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी लिटरेरी टैलेंट के साथ मास्टर, तुम्हें कुछ कविताएं बनानी चाहिए और हम सभी को एक लैंटर्न देना चाहिए। ललिता प्राची की तरह भी इस खुशी भरे गीत को फिल्माया जिसमें लैंटर्न्स की चाहत दिखाई गई। माया और सावित्री मुस्कुराई जैसे डोटिंग आंट हो। दोनों बहनें वास्तव में इन यंग गर्ल्स को बच्चों की तरह देख रही थी। हस्बैंड,
रिया ने मीठे स्वर में कहा। उसकी आंखें क्रेसेंट्स की तरह सिकुड़ी हुई थी। मुझे भी चाहिए, और मैं 2 चाहती हूं। वीर ने रायली मुस्कुराया और कहा, एक ही काफी है। तुम 2 चाहते हो? रिया ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं अपनी छोटी बहन यानेर के लिए एक लाऊंगी। वो अभी बेडरिडन है और शायद बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है। उसे एक लैंटर्न लाकर ऐसा लगेगा जैसे वो लैंटर्न व्यूइंग ट्रिप में भाग ले रही हो। वीर का दिल हिल गया और उसने धीरे से रिया का सिर सहलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिया की प्रकृति दयालु है। जब वो बाहर मजे कर रही होती है तब भी वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। मुफ्त लैंटर्न देने वाले स्टॉल्स पहले ही बड़ी संख्या में लिटरेटी और स्कॉलर्स को आकर्षित कर चुके थे, जिसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और वेल्दी फैमिलीज की बेटियां भी शामिल थी। ये बेटियां भी टैलेंटेड पुरुषों की प्रशंसा करती थी। कई टैलेंटेड पुरुष विशेष रूप से अपनी लिटरेरी स्किल्स दिखाने और इन यंग लेडीज की फेवर पाने के लिए आए थे। आखिरकार किसी की बेटी की पसंद पाने का मतलब था कि भविष्य में उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं होगी और शायद उन्हें ऑफिशियलडम में प्रवेश का अवसर भी मिलेगा। इस समय एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमन स्टॉल के सामने कविता सुन रही थी। यह स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमन लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी। उसने हल्का नीला ड्रेस पहना था और उसकी स्लेंडर ग्रेसफुल आकृति थी, बिल्कुल जियाओ किंग लेजेंड ऑफ द व्हाइट स्नेक जैसी। उसकी ब्राउ से स्कॉलरली एयर झलक रही थी जिसे उसने बचपन से विकसित किया था। फिर वो स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमन रिसाइट करने लगी, इस मिड ऑटम फेस्टिवल नाइट शहर खुशियों से भरा है, पर मेरा दिल दुख से भरा है। यहां मेरा कोई लवर नहीं है, सिर्फ हमेशा चमकता चांद है। कितनी सुंदर कविता, कितनी सुंदर कविता। यंग लेडी की लिटरेरी टैलेंट बहुत अच्छी है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? यंग लेडी, क्या आप मैरिड है? मेरा नाम वैंग जियांगाई है और मेरे टीचर वेदांत है। मैंने आपकी उत्कृष्ट लिटरेरी टैलेंट देखी है और आपकी पहचान बनाना चाहती हूँ। कृपया बताइए आपका नाम। इतनी स्टनिंग ब्यूटी और अनपैरालल्ड ग्रेस, ये किसकी बेटी है? एक अत्यंत सुंदर महिला ने कविता बनाई और तुरंत ही साइकोफैंस और फ्लैटर्स की भीड़ में शोर मच गया। महिला ने शॉपकीपर की ओर ठंडी एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछा, क्या मैं इस कविता के लिए एक लैंटर्न प्राप्त कर सकती हूँ? हाँ 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 हाँ। स्टॉल ओनर जल्दी से हेड नॉड किया और फिर लड़की द्वारा लिखी कविता को बाउंड ब्लैंक बुक में सुंदर क्लरिकल स्क्रिप्ट में लिख दिया। स्टॉल ओनर मुस्कुराया और पूछा, कृपया अपना नाम दे यंग लेडी, ताकि मैं इसे अपनी पोएट्री कलेक्शन में लिख सकूं। अलूफ वुमन ने हल्का सा होठ खोला और कहा, अंजलि। स्टॉल ओनर खुशी से नाम लिख दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस, आप यहां किसी भी लैंटर्न का चयन कर सकती हैं, लेकिन आप केवल एक ही ले सकती हैं। जरा दूर। वीर के होंठ ट्विच हुए जब उसने अपनी पत्नियों और कॉन्क्यूबाइंस की ओर देखा। पत्नी और कॉन्क्यूबाइंस भी थोड़ी डिसबिलीफ में थी। रिया ने कंफ्यूजन में सिर टिल्ट किया और पूछा, वह अंकल अर्जुन की नीस के नाम जैसी है। वीर के होंठ ट्विच हुए और उसने कहा, यह बिल्कुल भी वही नाम नहीं है। वो अंजलि का इंपर्सनेशन कर रही है। क्या? वो सिस्टर अंजलि का नाम बिना अनुमति इस्तेमाल कर रही है? उसका उद्देश्य क्या था ऐसा करने का? कितना अजीब। क्यों वो मिस अंजलि का नाम इस्तेमाल करेगी? पीछे उसकी पत्नियां और कॉन्क्यूबाइंस लगातार चहचहाट कर रही थी। वीर फिर स्टॉल के पास गया और पूछा, स्टॉल ओनर, मुझे कौन सा स्तर की कविता लिखनी होगी ताकि मुझे एक लैंटर्न मिल सके? स्टॉल ओनर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, स्किल लेवल स्वीकार्य होना चाहिए, अन्यथा अगर कोई कैजुअली पोएम कंपोज करे तो क्या मैं बैंकरप्ट नहीं हो जाऊंगा? वीर हंसा और हेड को नॉड करते हुए कहा, ठीक है, तो लिखो, मुझे 8 लैंटर्न चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। 8 लैंटर्न? क्या वो मजाक कर रहा है? हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि वो 8 पॉइंट्स लिखने वाला है? या मास्टर वैंग ने 3 पॉइंट्स लिखी थी और एक भी लैंटर्न नहीं मिला और अब वो 8 चाहते हैं? इस आदमी की बड़ी बोलती है। वीर को यह परवाह नहीं थी कि लोग क्या कह रहे हैं। जब पोम कंपोज करने की बात आती, वो बस ओपन माउथ कर देता और कर देता। उसने रिसाइट करना शुरू किया, चांद कब होगा साफ और ब्राइट? मैं अपना कप उठाकर ब्लू स्काई से पूछता हूं। मुझे आश्चर्य है कि आज रात सेलेस्टियल पैलेस में कौन सा ईयर है। मैं हवा में सवारी करना चाहता हूं और लौटना चाहता हूं, लेकिन मुझे जेड टावर्स और क्रिस्टल पैलेसेस का डर है। मैं केवल यह चाहता हूं कि हम लंबे समय तक जीवित रहें और चांद की खूबसूरती साझा करें, भले ही हम हजारों मील दूर हों। जैसे ही इम्पोस्ट अंजलि ने अपनी लैंटर्न चुनने के बाद जाने की कोशिश की, वो अनायास वीर की तरफ देखकर मर्मड हुई। गुड थिंग। तुरंत इम्पोस्ट अंजलि की आंखें कुछ गर्म हो गई। स्टॉल ओनर ने रिकॉर्ड करना खत्म किया और उसे ध्यान से पढ़कर उत्साहित होकर एक्सक्लेम्ड किया। उसका चेहरा फ्लश्ड। क्या शानदार पोम है, क्या अद्भुत पोम है। ये लॉन्ग और शॉर्ट वर्सेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इस साल अब तक मेरा सबसे अच्छा लॉन्ग और शॉर्ट वर्स संग्रह है। वीर ने पूछा, क्या अब हम लैंटर्न्स कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ यंग मास्टर, आप कोई भी लैंटर्न चुन सकते हैं। इस एक पोम के लिए आप 3 लैंटर्न्स ले सकते हैं। सिर्फ 3? वीर ने खुद से मटर किया। लगता है मुझे 2 और पॉइंट्स लिखनी होंगी। उसने रिया से कहा, माय लेडी, लेडीज, जल्दी आओ और अपनी लैंटर्न्स चुनो। विमेन एक्साइटेडली आगे बढ़ी और लैंटर्न्स चुनने लगी। आसपास के लोग इतने सुंदर महिलाओं को एक साथ देखकर वाइड आइड रह गए। सब लोग वीर को एनवी, जेलसी और हेट्रेड की नजरों से देख रहे थे।
कई बैचलर्स प्रैक्टिकली अपनी आंखों में आग उगल रहे थे। मैं अकेला क्यों रहूं, जबकि उसके पास इतनी स्टनिंगली ब्यूटीफुल वाइव्स है। एमआई। जब स्टॉल ओनर ने देखा कि इतनी सारी महिलाएं लैंटर्न्स चुनने आई हैं, वो थोड़ा एंग्शियस हो गया। वीर हंसा और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। ध्यान से सुनो, मैं अभी पोएम कंपोज करने वाला हूं। ध्यान से देखो, मैं अभी दिखा रहा हूं। स्टॉल ओनर जल्दी से कैलीग्राफी ब्रश उठा लिया और इंतजार करने लगा। वीर ने फिर पूछा, पोएम कंपोज करने के लिए कोई और रिक्वायरमेंट है? स्टॉल ओनर, जो एक स्कॉलर था, ने आसमान में चांद की तरफ इशारा किया और कहा, मून से जुड़ा कोई भी विषय चलेगा, चाहे कुछ भी हो। वीर ने बड़ी रुचि से पूछा, तो इसका मतलब है कि पोएम में मून होना चाहिए, लेकिन इसमें सी या रिवर मर्ज करना मैटर नहीं करता? बिल्कुल, बस तुम्हारे इमेजिनेशन में रिचनेस होनी चाहिए। तुम पूरी दुनिया को इंटीग्रेट कर सकते हो, बस इसमें मून और मिड ऑटम फेस्टिवल शामिल होना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुनो, स्प्रिंग रिवर टाइड के साथ बढ़ता है, सी तक पहुंचता है। ब्राइट मून टाइड के साथ उठता है, उसकी शिमरिंग लाइट हजारों मील तक फैलती है। स्प्रिंग रिवर में कहां मूनलाइट नहीं है? आज रात किसकी बोट है? मूनलिट टावर ऑफ लॉन्गिंग कहां है? मुझे आश्चर्य है कितने लोग मूनलाइट में लौटेंगे। सेटिंग मून पेड़ के पास रिवर पर शैडो डालते हुए इमोशंस जगाता है। हे भगवान, वीर ने झंग रुओक्शु की स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट को वर्बटिम कॉपी कर दिया। इस पोएम को लिखने के बाद कौन यह दावा कर सकता है कि वो पोएट्री लिख सकता है? ये पोएम स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट टैंग डायनेस्टी में मास्टरपीस के रूप में माना जाता है। हालांकि थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है। स्टॉल ओनर पहले ही कह चुका था कि बस पोएम में मून होना चाहिए, बाकी कुछ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बस स्प्रिंग रिवर और सी तो एवरेज है। इस पोएम को सुनकर पूरा हॉल साइलेंट हो गया, यहां तक कि आसपास के ऑनलुकर्स भी साइलेंट हो गए। कुछ लोग जिन्होंने पोएम नहीं समझी, उसकी लेंथ की सराहना कर रहे थे, जबकि जो समझ रहे थे वे डीपली मूव थे। स्टॉल ओनर पूरी तरह डम्फाउंडेड हो गया। ये अटर क्रशिंग था। पहले शामिल की गई दर्जनों पोएम्स इस पोएम से कई वर्ड्स अलग थी। उन्हें इस पोएम के साथ शामिल करना इंसल्ट होगा। इंपोस्टर अंजलि पूरी तरह स्टंड हो गई। वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस ने एडमिरेशन और प्राइड के एक्सप्रेशंस दिखाए। आखिरकार उनके हस्बैंड्स ने शो ऑफ किया था और उन्हें भी खुद पर गर्व महसूस हुआ। वीर ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इस पोएम के लिए कितने लैंटर्न्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं? स्टॉल ओनर ने कंपोजर रीगेन किया और उत्साहित होकर एक्सक्लेम्ड किया, ब्रदर, आप यहां कोई भी लैंटर्न चुन सकते हैं, जितने चाहो ले लो, आप सभी ले सकते हो, लेकिन कृपया अपना नाम छोड़ो ताकि दुनिया जान सके कि यह पोएम आपका मास्टरपीस है। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वीर मतलब सेलिब्रेशन और एक्सायू मतलब सेल्फ कल्टिवेशन। नाम अ पर्सन्स नेम इज लाइक द शैडो ऑफ अ ट्री ने सभी के बीच अप्रोर मचा दिया। हे भगवान, ये वीर है, वास्तव में वीर। हे भगवान, हेवन ने अपनी आंखें खोल दी है। मैं आज वास्तव में लॉर्ड वीर से मिला। क्या वीर? वो अब ड्यूक ऑफ वीर है। आज इस मैजेस्टी ने उनके मेरिटोरियस सर्विस के लिए ड्यूक ऑफ वीर का टाइटल दिया। वो ड्यूक ऑफ वीर है जिनका रैंक एक प्रिंस के बराबर है। ड्यूक ऑफ वीर ने 200,000 की टर्किक आर्मी को हराया और 2 टर्किक खान्स को जिंदा पकड़ा। वो वास्तव में हमारे ग्रेट टैंग डायनेस्टी का पिलर है। केवल चारों ओर से आश्चर्यजनक एक्सक्लेमेशंस नहीं थे, बल्कि पास के स्टॉल्स के वेंडर्स ने भी उनके नाम को सुनकर उन्हें गुड्स देना शुरू कर दिया। सभी तरह के फूड और टॉयज उनके हाथों में भर दिए। वीर तुरंत ओवरवेल्म्ड हो गया। वीर थोड़ा डम्फाउंडेड था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना पॉपुलर होगा। हालांकि वीर को फ्लैटरी पसंद नहीं थी, लेकिन जब घटना का प्रोटैगनिस्ट इन्वॉल्व था तो मामला अलग था। उसके चारों ओर से मिली फ्लैटरी ने उसे थोड़ा स्मग महसूस कराया। लैंटर्न वेंडर के हाथ लिखते हुए कांप रहे थे और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। वीर ने जिज्ञासु होकर पूछा, यंग बॉस, आपके लैंटर्न्स बहुत एक्सक्विजिट है। आप हर कविता के बदले एक लैंटर्न दे देते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा क्या? स्टॉल ओनर, जो एक स्कॉलर था, परेशान एक्सप्रेशन के साथ चारों ओर देखा, थोड़ी देर हेजिटेशन की और फिर कहा, अगर कोई और मुझसे पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर लॉर्ड वीर पूछे तो उसे बता देना ठीक है। मैंने ये अच्छी कविताएं इकट्ठी की थी ताकि उन्हें किताब में कंपाइल कर सकूं और बेच सकूं। कई वेल्दी यंग मैन हैं जिन्हें पोएट्री रिसाइट करना पसंद है और बहुत से जेनरस भी हैं। ये लैंटर्न्स मिलकर केवल 3 या 5 टेल्स सिल्वर के हैं। अगर मैं कविताओं को किताब में कंपाइल करूं और किसी नॉलेजेबल वेल्दी यंग मैन को दूं तो शायद मैं हर किताब 3 या 5 टेल्स सिल्वर में बेच सकूं और सभी लैंटर्न्स का पैसा वापस कमा सकूं। आप ऐसा खेल खेल सकते हैं? वीर स्टॉल ओनर की बिजनेस एक्यूमेन से काफी इंप्रेस्ड हुआ। चारों ओर के लोग इस बात को सुनकर उत्साहित हो गए। वाह, ये पोएट्री कलेक्शन इतना प्रॉफिटेबल है। ओह, मुझे वास्तव में पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं आज ही लैंटर्न्स की एक बैच बनाता और कविताएं कलेक्ट करता। क्यों मुझे इतना अच्छा डील नहीं सूझा? कई लोगों ने एनवी भरी नजरों से स्टॉल ओनर को देखा। स्टॉल ओनर खुशी से हंसा। इस पोएट्री कलेक्शन में ड्यूक ऑफ वीर की पोएम्स है। ये निश्चित रूप से अच्छी कीमत पाएगी। उनकी स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट एक मास्टरपीस है और व्हेन विल द मून बी ब्राइट अगेन, आई रेज माई कप टू आस्क द ब्लू स्काई भी पोएम्स में बहुत मूल्यवान है। योर एक्सेलेंसी वीर शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन चंगेन के लिटराटी आपकी पोएम्स और वर्सेस को बहुत महत्व देते हैं। वे आपको पिछले 500 वर्षों में सबसे महान पोएट मानते हैं।
आपकी पॉइंट्स का कलेक्शन निश्चित रूप से अच्छी बिक्री करेगा। जैसे ही स्टॉल ओनर ने बात खत्म की, कुछ स्कॉलर्स और पॉइंट्स तुरंत बहुत सा पैसा निकालकर फेंक दिया। यंग सर, मैं इस पोएट्री कलेक्शन की एक कॉपी प्री ऑर्डर करना चाहूंगा। आप इसे अनशान फैम में किन फैमिली को डिलीवर कर सकते हैं? मैं भी ऑर्डर करूंगा, मैं भी ऑर्डर करूंगा। कई लोग पेमेंट के लिए लाइन में लग गए। वीर ने जब उपयुक्त संख्या में लैंटर्न्स ले लिए, उसने इम्पोस्ट अंजलि की ओर मुस्कुराते हुए देखा और ग्रिन के साथ पूछा, ये मिस क्यों आए? मदर की कविता भी काफी अच्छी है, कृपया बताइए मिस अंजलि और ड्यूक अर्जुन ऑफ लू का क्या संबंध है? हालांकि इम्पोस्ट अंजलि शांत और कंपोज रही, उसका चेहरा तेजी से लाल हो रहा था, कानों तक। वीर, जिसने इस परिवर्तन को गॉड्स पर्सपेक्टिव से देखा, तुरंत समझ गया कि ये अलूफ वुमन वास्तव में अंजलि से करीबी संबंध रखती है। शायद वो अंजलि की बड़ी बहन या कजिन हो। वो मिड-20s की लग रही थी, इतनी युवा, शायद एल्डर नहीं। इम्पोस्टर अंजलि ने ठंडी एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया और कहा, वॉट ड्यूक ऑफ लू? अर्जुन? आई डोंट नो हिम। ये कहकर उसने लैंटर्न उठाया और बिना पीछे देखे चल दी। जल्दी से भीड़ में गायब हो गई। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ आगे और कोई प्रश्न नहीं किया। लैंटर्न स्टॉल छोड़ने के बाद रिया बड़े स्माइल के साथ वीर की ओर बढ़ी, उसका आर्म पकड़कर हंसते हुए कहा, हस्बैंड, अभी जो लेडी थी वो मिस अंजलि से संबंध रखती होगी या कम से कम परिचित है, अन्यथा वो मिस अंजलि का इंपर्सनेशन कैसे कर सकती थी कविता लिखने के लिए? वीर ने चकल किया और कहा, बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब मैं वायु रैन को अपने घर ले जाऊंगा तब उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। रिया ने अपना मुंह ढककर हंसी और कहा, सीन निश्चित रूप से बहुत ऑकवर्ड होगा। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रही हूं। हस्बैंड, हिज मैजेस्टी के विक्ट्री बैंक्वेट के बाद कल अंकल अर्जुन के घर चले। हमें मिस अंजलि के साथ मैरिज फाइनलाइज करना चाहिए। वीर की सभी वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस में रिया अंजलि से सबसे अधिक संतुष्ट थी। 5 सरनेम्स और 7 क्लैंस की बैकग्राउंड को छोड़ दे, अंजलि स्वयं बहुत नॉलेजेबल है, जो रिया के लिए, जो कभी लिटरेट नहीं रही, बहुत एनवेबल है। हाल ही में वो फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट में रही है अंजलि के साथ और उसे बुक से कुछ ज्ञान सीखने के लिए कह रही थी। रिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए अंजलि ने उसे बहुत पेशेंटली सिखाया। लैंटर्न स्टॉल छोड़ने के बाद इम्पोस्ट अंजलि ने रिलेटिवली क्वाइट जगह ढूंढी और वहां खोई खोई खड़ी रही। उसका चेहरा कभी कभी एम्बैरसमेंट से लाल हो रहा था। ये बहुत शर्मनाक है। वायु रैन का नाम लेकर भी मैं उसके फ्यूचर हस्बैंड के परिवार में पहुंच गई। ये बस बहुत शर्मनाक है। इम्पोस्ट अंजलि आंसुओं के कगार पर थी और तुरंत चंगेन की नाइट टूर में इंटरेस्ट खो दिया। अर्जुन रेजिडेंस लौटने के बाद अंजलि आदमी थोड़े चौंक गया जब उसने देखा कि इम्पोस्ट अंजलि इतनी जल्दी लौट आई। वो आगे बढ़ा और पूछा, किंग्यू, तुमने कहा था कि तुम चंगेन की नाइट टूर पर जा रही हो, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आई? सॉन्ग किंग्यू ने बहाना बनाया और कहा, मैं थोड़ी थकी हुई थी इसलिए पहले लौट आई। बहन, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूं। बहाना बनाकर सॉन्ग किंग्यू अपने कमरे में लौट गई और वहां बैठकर अपने हाथ पर थोड़ी टिकाएं सोचने लगी। वीर ने आधी रात अपने वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस के साथ खेलते हुए बिताई, जिसमें लैंटर्न रिडल्स, पिच पॉट और वर्ड पजल्स जैसे गेम्स शामिल थे। चूंकि रिया प्रेग्नेंट थी और देर तक नहीं जाग सकती थी, वीर ने अपनी वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस को वीर मैंशन लौटाया। वीर कहीं और नहीं गया, वो सिर्फ रिया के कमरे में ही रहा। जब रिया ने स्नान किया तो उसने देखा कि उसका पति अभी भी उसके कमरे में है। वो अपने गीले बाल सुखाते हुए उसके पास गई और शक की नजरों से पूछा, तुम अभी भी मेरे साथ क्यों रह रहे हो? मेरे पति, अब देर हो रही है, हमें कल हिज मैजेस्टी की विक्ट्री बैंक्वेट में जाना है, तुम्हें पहले आराम कर लेना चाहिए। वीर बिस्तर पर लेट गया और कहा, जब से मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है मैं उसके साथ एक भी दिन प्रॉपर्ली नहीं बिता सका। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस यहां तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी कंपनी दूंगा। रिया के दिल में एक गर्माहट की लहर दौड़ गई और उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई। वो स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभावित हुई। वो आगे आई और वीर की बाह पकड़कर बोली, इतना काइंड होना ही काफी है मेरे पति। मेरे पास मीना है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। तुम्हें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पति, अपने कमरे में वापस जाओ। आज रात तुम जिसको चाहे उसकी रूम में जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें आंट किंग के पास जाना चाहिए। उसकी पीरियड 5 दिन पहले ही खत्म हुई है और आने वाले कुछ दिन उसके लिए कंसीव करने के सबसे अच्छे हैं। आंट माया थोड़ी बड़ी है, वो उस एज में पहुंच चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द ही अपने हस्बैंड के लिए बच्चे होने चाहिए। अन्य सभी यंगर वाइफ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन आंट माया और सिस्टर लू अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है। वे बहुत एंग्शियस होंगी। वीर के होंठ ट्विच हुए क्योंकि वो सोचने लगा कि माया और सावित्री ने उससे क्या कहा था। असल में दोनों सिस्टर्स ने बहुत अच्छे इरादे से कहा था। उन्होंने कहा कि वे इतनी बड़ी है कि अब उन्हें और बच्चे नहीं होने चाहिए और चाइल्ड बर्थ से सर्टेन एरियाज लूज होने से मेन का इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वे बच्चे नहीं चाहती, लेकिन वीर ने कभी रिया को यह बात नहीं बताई थी। अब जबकि रिया ने पूछा, वीर ने तय किया कि वो उसे ये सब बताएगा ताकि भविष्य में रिया को माया और सावित्री की प्रेगनेंसीज को लेकर चिंता न करनी पड़े। लेकिन जैसे ही वो ये बताने वाला था, मीना ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आई। वीर को बिस्तर पर देखकर मीना पहले थोड़ी चौंकी,
फिर कुछ सोचते हुए सिर झुका लिया और फिर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखा और कहा, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गई। उसने फिर रिया की तरफ जानकर देखा और कहा, जिया ओशन, तुम्हारी सास पहले कह चुकी थी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पहले 2 या 3 महीनों में डुअल कल्टिवेशन से बचना चाहिए, लेकिन 3 महीने के बाद मूवमेंट्स ज्यादा विगरस नहीं हो तो डुअल कल्टिवेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिया ब्लश कर गई और मीना की ओर इशारा करते हुए इरिटेबली बोली, कौन सी बकवास कर रही हो? जल्दी जाओ और सो जाओ। तुम्हारा हस्बैंड अभी आया और अब जाने का फैसला कर चुका है। इतना कहकर उसने जोर से वीर को उठाया, दरवाजे की ओर धकेला और कहा, जल्दी जाओ, तुम यहां वेलकम नहीं हो। तुम आज रात किसी और की रूम जा सकते हो, लेकिन यहां नहीं रह सकते। वीर पूरी तरह इनोसेंट दिखते हुए पीछे हट गया और फिर रिया ने दरवाजा बंद कर उसे अंदर से लॉक कर दिया। वो हेल्पलेस होकर शोल्डर्स श्रग किया, वरी स्माइल दी और बस अपने कमरे में लौट गया। लेकिन जब वीर माया के कमरे के पास से गुजरा तो उसने पानी की स्प्लैशिंग साउंड सुनी, जिससे वो सोचने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से लॉक था और खोला नहीं जा सका, तो उसने दरवाजे पर नॉक किया। एक लेजी वॉइस अंदर से आई, इतनी देर से कौन है? मैं दरवाजा खोलूंगा। वीर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। पहले पानी की आवाज आई, फिर माया की सॉफ्ट वॉइस, हस्बैंड प्लीज वेट अ मोमेंट। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और माया जैसे लोटस पानी से उभर रही हो डोरवे में खड़ी थी। रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस फैल रही थी और उसके बालों के सिरे पर अभी भी वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके थे। वीर सीधे अंदर गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। माया को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। उसका चेहरा हल्का सा लाल हुआ और उसने कैजुअली अंदर आकर पूछा, इतनी देर हो गई, हस्बैंड कुछ चाहिए क्या? वीर ने स्टर्नली कहा, अब ऑटम है और रातें थोड़ी ठंडी है। आंट माया ने अभी स्नान किया है और उसके बाल अभी भी गीले हैं। वो आसानी से कोल्ड पकड़ सकती है, इसलिए मैं उन्हें सुखाने में मदद करने आया हूं। माया ने वीर को ऐसे देखा जैसे उसने भूत देखा हो, फिर जोर से हंस पड़ी। उसने मुंह ढक लिया और इतनी जोर से हंसी कि लगभग गिरने लगी। शरीर झिलमिलाया और कहा, हस्बैंड तुम्हारा ट्रू इंटेंशन कुछ और है क्या? बिना कुछ कहे वीर आगे बढ़ा और माया को प्रिंसेस कैरी किया। उसका चेहरा सीरियस था। द ड्रंकर्ड्स हार्ट इज नॉट इन द वाइन का क्या मतलब है? मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। माया बाहर से ठंडी दिखती है लेकिन अंदर से गर्म। वो बहुत डिग्निफाइड और अलूफ लगती है, लेकिन उसका दिल वास्तव में पैशन से भरा है। हालांकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। अगर ये बाहरी लोगों के लिए है तो वो बाहर से ठंडी और अंदर से ठंडी है, लेकिन अगर ये वीर के लिए है तो वो बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म है। वीर को यह कहते सुनकर माया लाल हुई और हंस पड़ी। फिर उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, क्या मेरे पति मुझे याद करते हैं? वीर का शरीर कांप उठा। शब्द स्लेव ने पूरी तरह से उसकी पैशन को जगाया। हाँ बिल्कुल, मैं याद करता हूं। कितना याद करते हो? माया ने अपना हाथ वीर के गले में डाला और उसे जोर से खींचा और वीर अनायास ही स्ट्रॉबेरी फील्ड में पहुंच गया। अब जब वो स्ट्रॉबेरी फील्ड में था तो कुछ स्ट्रॉबेरीज कैसे न लगाए? तो स्ट्रॉबेरीज लगाते हुए वीर ने कहा, मैं इसका सपना देखता हूं। मुझे मेरी किस चीज की याद आती है? माया ने अपना सिर पीछे किया, छत की बीम को निहारते हुए धीरे से अपने होंठ को काटा। मुझे तुम्हारी हर चीज की याद आती है। माया ने कुछ बार हंसी, फिर वीर ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उसने अपना जेड जैसा फुट उठाया और वीर के चेस्ट पर रखा। होंठ काटते हुए सेडक्टिव तरीके से कहा, रात लंबी है, मेरे पति इतनी जल्दी क्यों है? हस्बैंड कृपया थोड़ी देर इंतजार करें जब तक मैं अपने कपड़े बदल लूं। जल्द ही माया ने अपने कपड़े बदले और वीर की ओर मुख किया। ये एक ब्लैक स्टॉकिंग सस्पेंडेड ड्रेस था जिसमें रेड एंटी स्लिप लेग लूप्स थे, लगभग उतने समय में जितना एक इंसेंस स्टिक जलने में लगता है। जैसे ही किंगजिंग पर्दा उठाकर कमरे में प्रवेश करने वाला था, दरवाजे पर नॉकिंग हुई। माया ने जल्दी से देखा और पूछा, कौन है? सावित्री की आवाज डोरवे से आई। सीनियर सिस्टर, मैं हूं, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अब अंदर आ सकती हूं? माया और वीर ने एक नजरें मिलाई, फिर उसने मुस्कुराते हुए वीर के कान में फुसफुसाया, हस्बैंड कैसे रहेगा? जैसे ही वो बोली, उसने डोरवे की ओर इशारा किया। वीर ने अपनी सर्जिंग फाइटिंग स्पिरिट को दबाया, उठकर वार्डरोब की ओर गया, फिर अंदर चला गया। माया ने हंसते हुए कहा दरवाजे की ओर, तो जूनियर सिस्टर है, यही इंतजार करें, मैं दरवाजा खोल देती हूं। माया दरवाजे की ओर गई और खोला। सावित्री जो दरवाजे पर खड़ी थी, माया के कपड़े देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई और बोली, सीनियर सिस्टर, क्या आप अकेले रात में भी इतने प्रोवोकेटिव कपड़े पहनती हैं? यह कहकर सावित्री ने फिर से कमरे में झांका, फिर भी अनईजी महसूस किया। उसने देखा कि कमरे में कोई और नहीं था, जिससे वो और पजल हुई। इतने फ्लैम्बॉयंट और अनरेस्ट्रेन्ड कपड़ों में ये सीनियर सिस्टर किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है? माया ने उसे अंदर खींचा, दरवाजा लॉक किया, आंखें घुमाई और कहा, क्या देख रही हो? घर में कोई नहीं है। सावित्री ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, सीनियर सिस्टर के कपड़े देखकर मुझे लगा मेरा हस्बैंड यहां है। मेरी जूनियर सिस्टर रात में मुझे देखने आई। क्या कोई बात है? सावित्री ने सिर हिलाया और कहा, एक्चुअली कोई बात नहीं है,
मैं बस सो नहीं पा रही थी और अपनी सीनियर सिस्टर से बात करना चाहती थी। माया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तो कैसे रहेगा अगर हम आज रात साथ सो जाएं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा रहेगा। आओ जूनियर सिस्टर, अंदर आओ। सावित्री ने अपने शूज उतारे और बिस्तर पर लेट गई। माया ने पूछा, जूनियर सिस्टर, आप मुझसे किस बारे में बात करने वाली थी? सावित्री ने थोड़ी देर हेजिटेशन की, फिर साइड करते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, मुझे लीला और आरोही के बारे में आपसे बात करनी है। माया ने सरप्राइज में पूछा, क्या वे सान्हे विलेज में ठीक नहीं थी? वहां उन्हें खाना और रहने की जगह थी और वे अपने चाइल्डहुड सेल्स में लौट आई थी। जहां भी जाना चाहती थी जा सकती थी। बात करने जैसी क्या बात है? सावित्री ने बिटरली मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, अब देखो हम दोनों को, हम पहले से ही मैरिड है और अपने हस्बैंड्स के साथ जीवन बिताएंगी। भले ही हम मियाओ विलेज लौटें, हम लंबे समय तक नहीं रहेंगी। हम दोनों उनके मास्टर्स होने के नाते अब मैरिड है। हम लीला और आरोही को मियाओ विलेज के रूल से बांध नहीं सकते, है ना? वे दोनों समान उम्र की है और अब दोनों 18 साल की है। टैंग लॉ के अनुसार वे 4 या 5 साल पहले मैरिजेबल एज तक पहुंच गई थी। अब जब मेरी सिस्टर पूरे मियाओ विलेज की जिम्मेदारी संभाल रही है, तो शायद वो पुराने मियाओ विलेज के रूल्स का उपयोग नहीं करेगी लीला और आरोही को बांधने के लिए। वे हमारे साथ बचपन से ही बड़ी हुई है। अगर हम उन्हें मियाओ विलेज वापस भेज दें उनके जीवन बिताने के लिए, तो मुझे लगता है मेरी सीनियर सिस्टर ऐसा करने को तैयार नहीं होंगी, है ना? माया ने हल्का सिर हिलाया। सावित्री ने साइड किया, तो यही कारण है कि हम 2 मास्टर्स रूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे डिसाइपल्स उन्हें फॉलो करें, है ना? वे अभी यंग नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूं। बोलते हुए सावित्री ने माया की ओर देखा, उसकी ओपिनियन जानने के लिए। माया ने सावित्री की ओर देखा और कहा, तो आप चाहते हैं कि लीला और आरोही चंगन में हस्बैंड्स ढूंढे? सावित्री ने सिर हिलाया और कहा, बस यही मैं सोच रही थी। मेरे हस्बैंड को वेल्दी क्लैंस के कई वेल ऑफ यंग मैन पता है और उनमें से कुछ सूटेबल एज के हो सकते हैं। इसलिए मैं अपनी सीनियर सिस्टर से डिस्कस करने आई कि क्या हम मेरे हस्बैंड से मदद ले लीला और आरोही के लिए 2 हस्बैंड्स ढूंढने के लिए। माया ने डीप थॉट में पड़ते हुए अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा। थोड़ी देर बाद उसने सीरियसली कहा, मुझे लगता है हमें इस मैटर को अपने हस्बैंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। सावित्री ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, चलो कल मेरे हस्बैंड से फिर डिस्कस करें। माया मुस्कुराते हुए बोली, कल की जरूरत नहीं, अभी सही। हस्बैंड, आप कितने समय छुपने वाले हैं? एक क्रीक के साथ वार्डरोब का डोर खुला और वीर अंदर से निकला। सावित्री डम्फाउंडेड हो गई। हे भगवान, क्लोजेट में और कोई था? जब सावित्री ने देखा कि वीर क्लोजेट से बाहर निकले, तो वो पहले थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने चुपचाप देखा माया की लंबी टांगे जो ब्लैक स्टॉकिंग्स और सस्पेंडर्स में थी, और उसे सब समझ में आ गया। नो वंडर मेरी सीनियर सिस्टर अकेले सोते समय टैंक टॉप पहनती है। इसका तो कोई कारण है। सावित्री ने कुछ शर्म और नाराजगी के साथ कहा। सीनियर सिस्टर, तुम मुझसे ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो? माया ने हंसते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा झूठ बोला? तुमने नहीं पूछा कि कमरे में कोई और है या नहीं। और वैसे भी मेरा हस्बैंड कोई आउटसाइडर नहीं है, यहां जगह कम नहीं है, हम स्क्वीज करके एडजस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिस्टर, तुम तो बहुत मीन हो। सावित्री उस पर कूद पड़ी और माया के साथ रेसलिंग करने लगी। बेशक ये असली लड़ाई नहीं थी, वे बस मस्ती कर रही थी। सीनियर सिस्टर छोड़ो। सावित्री ने माया के हाथ पकड़ लिए जो उसके चेस्ट पर थे और गुस्से में बोली, अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं अपनी अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करूंगी। चलो अपनी स्पेशल मूव इस्तेमाल करो। अगर तुम इतनी कैपेबल हो तो अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करो। सावित्री ने माया का उदाहरण लिया और पीछे हट गई। माया ने रेजिस्ट नहीं किया और अपनी जूनियर सिस्टर के हाथ को स्ट्राइक करने दिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की, हल्का सा लिप बाइट किया और फ्लश्ड फेस के साथ कहा, जूनियर सिस्टर जेंटल रहो। वीर वहां आया, लेट गया, अपने हाथ पर सिर रखकर हंसा। हम लीला और एक्साइनर के बारे में बात करने वाले थे। तुम दोनों पहले क्यों लड़ाई शुरू कर दी? माया ने धीरे से सावित्री के हाथों को घुमाया और स्क्विंट करते हुए कहा, हस्बैंड तुम नहीं समझते, इसे कहते हैं स्पेयर दी रॉड एंड स्पॉइल दी चाइल्ड। हम बच्चों के समय भी इसी तरह लड़ते थे। ओह, वीर ने ड्रॉल करते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ रिश्तेदारी में शामिल हो जाऊंगा। वीर के शामिल होने के साथ भले ही वो 2 के खिलाफ लड़ रहा था, माया और सावित्री उसके मुकाबले में नहीं टिक पाई और सभी की क्लोथ्स हट गई। कहावत स्पेयर दी रॉड एंड स्पॉइल दी चाइल्ड बिल्कुल सही थी। लड़ते लड़ते वे और भी करीब हो गए। इतनी घनिष्ठता के बाद तीनों ने स्वॉन ब्रदर्स बनने का फैसला किया। माया और सावित्री आगे घुटने टेकती रहीं, जबकि वीर थोड़ी देर सावित्री के पीछे और थोड़ी देर माया के पीछे घुटने टेकता रहा। ये नीलिंग आधी रात तक चला। जैसे जैसे रात गहरी हुई, वीर ने माया और सावित्री को गले लगाया, जो लगातार यौन कर रही थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक गहरी संतुष्टि भी दिख रही थी। सावित्री ने धीरे से पूछा, मेरा हस्बैंड पूरे समय क्लोजेट में छिपा था, तो उसने मेरी सीनियर सिस्टर के साथ मेरी बातचीत सुनी होगी। लीला और एक्साइनर का क्या तुम्हारे हस्बैंड उनके भविष्य के जीवन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? माया की आंखें इधर उधर झांकती रहीं। फिर उसने वीर की तरफ देखा और विंक किया।
वीर बेशक समझ गया कि माया का मतलब क्या था। उसने पहले ही आरोही को मियाओ विलेज लौटने से पहले इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वो फूलिश अप्रेंटिस अफसर का लाभ नहीं उठा पाया। वीर ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे लगता है कि उन्हें भविष्य में अपनी राह चुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर वे शादी नहीं करना चाहते तो मैं उन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमें उनकी राय सुननी होगी। सावित्री ने सिर हिलाया। वीर ने आगे कहा, कैसा रहेगा जब तुम इन आखिरी कुछ दिनों से फ्री हो जाओ तो उन्हें यहां लाओ और हम सभी इस बारे में प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं। तुम लोगों का क्या ख्याल है? सावित्री मुस्कुराई और बोली, ये भी ठीक है। माया ने चार्मिंगली मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही करूंगी जो मेरा हस्बैंड कहे। ट्य वीर ने गास्प किया और देखा कि माया अपने हैंडीक्राफ्ट्स शुरू कर रही है। सावित्री जल्दी से साइड में हट गई और सिर शेक करते हुए कहा, नहीं नहीं सीनियर सिस्टर, अगर तुम फंस करना चाहती हो तो करो। वैसे भी मैं टायर्ड हूं और मुझे आराम चाहिए। इतना कहते हुए उसने खुद को टाइट ब्लैंकेट में लपेट लिया। माया ने आंखें घुमाई, झुककर मरमट किया, अगर तुम नहीं चाहती ठीक है। अच्छा है कि कोई मेरे लिए फाइट नहीं कर रहा। काफी देर तक सावित्री सो नहीं पाई, इसलिए उसने शर्म और अननॉयंस के साथ अपना सिर बाहर निकाला और कहा, सीनियर सिस्टर, तुम ऐसा करके अपनी जान खत्म कर लोगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती। तो सावित्री ने माया से खाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अगले सुबह वीर अकेले बाहर गया, जबकि माया और सावित्री गहरी नींद में थी। आज के सेलिब्रेशन बैंक्वेट में देर नहीं हो सकती। हम दोपहर के समय ताईजी पैलेस पहुंचे। ताईजी पैलेस को रात भर तैयार किया गया था और अब वहां 2000 से ज्यादा छोटे टेबल्स थे। उन्हें टेबल्स कहा गया, लेकिन वे वास्तव में छोटे कटिंग बोर्ड्स थे जिनके लेग्स नहीं थे। खाना पहले से तैयार था। हर व्यक्ति को पहले से तैयार पोर्शन दिया गया। बस वही सेलिब्रेशन बैंक्वेट देर दोपहर तक चला। वीर शराब की गंध लिए घर लौटे और उस रात किसी कॉन्क्यूबाइन को नहीं चुना। अगले सुबह देर तक साउंडली सोते रहे। उन्होंने अपने रेजिडेंस के सर्वेंट्स को कुछ ब्यूटीफुली पैकेज टी और वाइन तैयार करने को कहा, जो फिर कैरेज में रखकर अर्जुन परिवार को पहुंचाया गया। जब अर्जुन परिवार के सर्वेंट्स ने अपनी अराइवल अनाउंस की तो अर्जुन अपने 3 बेटों के साथ बाहर आए और उनका स्वागत किया। हाँ, मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन हंसा और वीर के कंधे पर थपथपाया, उसे मैंशन में स्वागत किया। उसके पीछे WI लाओजू और वीर के परिवार के कई नौकर 2 बड़े बड़े बॉक्स अंदर ले गए। अर्जुन रेजिडेंस के एलिवे में एक मिडिल एज्ड कपल और एक वृद्ध व्यक्ति थे जो ग्रे स्कॉलर की रोब में थे। मिडिल एज्ड कपल शायद 50 साल के आसपास थे, जबकि वृद्ध व्यक्ति केवल 60 के करीब लग रहे थे। फादर इन लॉ, अर्जुन ने हाथ जोड़कर एल्डर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, फादर इन लॉ, ये मार्कीज ऑफ वीर है। मिडिल एज्ड कपल ने वीर की ओर क्यूरियोसिटी भरी नजरों से देखा, जबकि एल्डर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, वास्तव में वो उतना ही हैंडसम है जितना झिझी ने कहा था, एक रेयर यंग मैन। चूंकि वो अर्जुन का फादर इन लॉ है, उसका स्टेटस काफी ऊंचा होगा। बस उसकी उम्र को देखते हुए वीर को उसे जूनियर के रूप में सम्मान देना चाहिए। वीर ने एल्डर को बो किया और कहा, ये हम्बल वन वीर आपको प्रणाम करता है सर। हाँ, बहुत अच्छा। ओल्ड मास्टर क्यूआई ने दयालुता से कदम बढ़ाया और वीर को उठने में मदद की। मुस्कुराते हुए कहा, चंगेन आने से पहले मैं थोड़ी अनईजी थी। डर थी कि चेंग झिझी ने तुम्हारे बारे में गलत बताया होगा और ये जैसा लेटर में कहा गया था वैसा नहीं होगा। अब पता चला कि ये सच है। तुम और मेरी छोटी लड़की वायु रैन एक परफेक्ट मैच हो, स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी। वीर हंसा और कहा, ओल्ड सर, इतनी तारीफ से मैं फ्लैटर महसूस कर रहा हूं। आपके शब्दों के लिए ही मुझे आपको 3 कप्स ऑफ वाइन पेश करनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ये दोनों वायु रैन के माता पिता है। वीर ने भी दोनों को बो किया और कहा, ग्रीटिंग्स अंकल क्यूआई एंड आंट क्यूआई। ओह, ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। मिडिल एज वुमन ने वार्मली वीर का हाथ लिया, कान तक मुस्कुराई और कहा, अब से हम परिवार हैं। हमारा किंग क्यूआई परिवार इतने नियमों में नहीं बंधा है। बस आप दोनों जूनियर्स एक दूसरे के प्रति सम्मान और अफेक्शन रखें, बस इतना ही काफी है। क्यूआई पेंगटेंग दूसरी ओर काफी काम दिखे। उन्होंने वीर की ओर सिर हिलाया और कहा, मेरी लड़की ने कठिन जीवन देखा है। कुछ साल पहले उसने एक स्कॉलर से शादी की थी जो एक फैमिली ऑफ स्कॉलर से था, लेकिन उसने अचानक एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण बीमारी से मर गया। इसी कारण वायु रैन विडो बनी। मैंने आपका महान नाम सुना है। आज आपसे मिलकर मुझे लगता है कि आप वास्तव में एक यंग टैलेंट है। इतनी छोटी उम्र में आप पहले ही ड्यूक बन चुके हैं और कोर्ट में प्रसिद्ध हैं। ये एक ब्लेसिंग है कि वायु रैन ने आखिरकार इतनी टैलेंटेड यंग मैन से शादी की। उसे देखो, कोई आश्चर्य नहीं कि वो वेल्दी और प्रेस्टिजियस फैमिली का स्कॉलर है। वो इतनी एलोक्वेंस से बोलते हैं। कौन ज्यादा वाइव्स होने की शिकायत करेगा? वीर कोई एक्सेप्शन नहीं थे। आखिरकार टैंग डायनेस्टी में ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद उसके केवल कुछ ही गोल्स थे, एक पोजीशन पाना जिसे कोई ऑफेंड न कर सके, ज्यादा पैसे कमाना और ज्यादा वाइव्स लेना और ज्यादा बच्चे पैदा करना। किंग का क्यूआई क्लैन 5 प्रमुख सरनेम्स में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। ताइवान के वैंग क्लैन और जिंगयांग के झेंग क्लैन से बहुत आगे। लिटरेरी वर्ल्ड में उनका स्टेटस भी बहुत ऊंचा था। बाद में प्रसिद्ध क्यूआई हाओ, जिसे क्यूआई गोंगजी भी कहा गया, उसी किंग के क्यूआई क्लैन से आए।
वीर ने क्यूआई फैमिली के एल्डर्स को बो किया और कहा, मैंने अंकल अर्जुन से सुना कि क्यूआई फैमिली एक्स्ट्रावेगेंस और वेस्ट पसंद नहीं करती। मैंने आज कोई वैल्यूबल गिफ्ट्स नहीं लाए। आशा करता हूं कि आप एल्डर्स मुझे माफ कर देंगे। ग्रैंडपा क्यूआई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे दिल से किया है। ये गिफ्ट की क्वांटिटी के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच के बारे में है। अर्जुन ने अंकित को गिफ्ट बॉक्स बैकयार्ड में पहुंचाने का निर्देश दिया और फिर सभी को एली में चाय के लिए आमंत्रित किया। बैकयार्ड में फ्लावरिंग ट्रीज के नीचे टी पीते और पढ़ते हुए अलूफ वुमन ने देखा कि अंकित लोगों को 2 गिफ्ट बॉक्सेस बैकयार्ड में ले जा रहे हैं। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, अंकित, क्या आपके घर गेस्ट हैं? अंकित ने रिस्पेक्टफुली उत्तर दिया, आंट किंग्यू, हाँ, हमारे रेजिडेंस में गेस्ट्स हैं। क्या आपने मेरे कजिन को देखा, जिसे लिटिल आंट कहा गया? सॉन्ग किंग्यू ने एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, वे अंदर है। मुझे जानना है कौन सा ड्यूक विजिट करने आया है। क्या वह आपके पिता का फ्रेंड है? ओह, कोई नहीं, अंकित ने ग्रिन करते हुए कहा। क्या ये मेरा कजिन का सन इन लॉ नहीं विजिट करने आया है? आंटी, आप नहीं जानती, ब्रदर वीर काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। क्या आप चाहती है मैं आपको उनसे मिलाऊं? सॉन्ग किंग्यू एक पल के लिए स्टन्ड हुई। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डेज था और उसका प्रिटी फेस अनकॉन्शियसली लाल होने लगा। अंकित ने कंफ्यूजन में पूछा, आंटी, क्या हुआ? ओह, कोई बात नहीं। सॉन्ग किंग्यू ने सिर हिलाया और कहा, हमारे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टायर्ड हूं, अपने कमरे में जा रही हूं रेस्ट करने। अंकित ने ज्यादा नहीं सोचा और अंजलि के दरवाजे पर नॉकिंग की। यह भी बताया कि वीर विजिट करने आया है। अंजलि थोड़ी शाय और हेजिटेंट दिखी और बोली, कजिन, अभी मैं नहीं जाऊंगी। क्या आप जाकर पता कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर क्या सोचते हैं? जल्दी वापस आकर मुझे बता देना। हाँ, ठीक है। अंकित हंसते हुए फिर से फ्रंट यार्ड गया। जैसे ही वो फ्रंट यार्ड पहुंचा, उसने ओल्ड मास्टर क्यूआई को एली में बोलते सुना। अगर वायु रैन ने अपने पति को कम उम्र में नहीं खोया होता और विडो नहीं बनी होती, तो भले ही उसने फिर से शादी की होती, हमारा क्यूआई फैमिली उसे किसी और के घर कॉन्क्यूबाइन बनने नहीं देता। लेकिन सिंस चेंग जीजी, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए गारंटी दी है और तुम धोखा देने या छल करने वाले टाइप नहीं लगते। क्यूआई परिवार के लिए यह गलत नहीं है कि क्यूआई क्लैन की एक लेजिटिमेट बेटी को कॉन्क्यूबाइन में शादी करने की प्रेसिडेंट तय करे। क्यूआई परिवार की एंसेस्ट्रल प्रीसेप्ट्स मेरी जनरेशन में टूट चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बूढ़ा समझकर कम मत आंकना। मैं अनरीजनेबल नहीं हूं। जब तक तुम यंग लोग सहमत हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक शर्त है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर का अच्छे से ध्यान रखो और उसे परेशान मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान किया, तो मैं तुम्हें अकाउंटेबल मानूंगा, भले ही क्यूआई परिवार की 1000 साल की विरासत चली जाए। वीर हंसा और बोला, ग्रैंडपा, भले ही मेरे घर में कई वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस हैं, लेकिन उन्होंने कभी जेलसी नहीं दिखाई, फेवर के लिए लड़ाई नहीं की और कोई स्कीम नहीं बनाई। अगर वे वीर परिवार में शादी करेंगी, तो कम से कम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यूरन परेशान नहीं होगी। अर्जुन, जो पास खड़ा था, नाराज होकर बोला, मैं कह रहा हूं, फादर इन लॉ, ये खुशी का मौका होना चाहिए। लेकिन आपने वीर को ऐसा बता दिया जैसे वह अपनी वाइफ को मारता है। हमें उनकी शादी जल्द से जल्द फाइनलाइज नहीं करनी चाहिए। ओल्ड मास्टर क्यूआई ने अपना हाथ उठाया, दाढ़ी फुलाई और गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम छोटे शैतान, क्या तुम मार खाने के मूड में हो? अर्जुन डर से पीछे हट गया और कुछ नहीं बोला। ग्रैंडपा क्यूआई फिर अपनी सीट पर वापस आया, ग्रम्बलिंग करते हुए, टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, क्या हम पहले ही इस मामले पर चर्चा नहीं कर चुके हैं? क्यूआई पेंटिंग ने सुझाव दिया, फादर, यह दुर्लभ अवसर है कि वायु रैन को कोई पसंद आए। हमारा परिवार वर्ल्डली एटिकेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हमें बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं है, बस चाहते हैं कि यंग कपल खुश रहें। चीजों को सिंपल रखो। क्यों न तुम डेट तय करो और वायु रैन की आंट और कॉन्क्यूबाइन उसे शादी में ले जाए, बस वही काम हो जाएगा। ग्रैंडपा क्यूआई ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम्हारे तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि अगस्त 18 शुभ दिन है। अगस्त 18 वो दिन है जब ऑटम फ्लावर्स ब्लूम होती है और मैरिज के लिए अच्छा दिन है। किंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? वीर ने हाथ जोड़कर कहा। चूंकि ओल्ड मास्टर क्यूआई ने फैसला लिया है, तो हम उनकी राय मानेंगे। क्यूआई परिवार का यह बयान वास्तव में उनके लिए फेस सेव करने का तरीका था। आखिरकार यह किंग का क्यूआई परिवार था, जो 5 प्रोमिनेंट फैमिलीज और 7 नोबल क्लैंस में से एक था। ऐसी परिवार की एल्डेस्ट डॉटर का कॉन्क्यूबाइन में मैरिज होना शर्मनाक था, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश की। हालांकि वीर ने भी सोचा कि यह अच्छा है, क्योंकि सिंपल रखने से ऑर्गेनाइजिंग का झंझट कम हो जाएगा। जब समय आएगा, कैरेज भेजकर उन्हें लेने का इंतजाम करें। रात में जैसे ही दरवाजे बंद होंगे और लाइट्स बुझ जाएंगी, वे एक्शन के लिए रेडी होंगे, गन्स हाथ में। सब कुछ नेचुरली हो जाएगा। उसके बाद वे रात के लिए कॉन्क्यूबाइन चुन सकते हैं। अब हमारे पास एक और विकल्प है। अंजलि की एलिगेंट डिमीनर और ग्रेसफुल फिगर को याद करते हुए उसने अपने दिल में वार्मथ महसूस की। ओल्ड मास्टर क्यूआई ने दाढ़ी सहलाते हुए हंसा। चूंकि हम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या हमें वायु रैन की राय को एटलीस्ट कंसिडर नहीं करना चाहिए? अंकित, अपने कजिन को बुलाओ। हमने पहले कुछ बार प्राइवेटली मिले हैं, तो इन वेडिंग फॉर्मेलिटीज से बचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अंकित बैकयार्ड में लौट गया। हालांकि जब उसने अंजलि के दरवाजे पर नॉक किया, अंकित ने गंभीर और गहरी एक्सप्रेशन बनाई
जिससे अंजलि स्टार्टल्ड हो गई। अंकित की एक्सप्रेशन देखकर अंजलि का दिल धक धक करने लगा। उसने गहरी सांस ली और पूछा, कजिन, मेरे फादर, मदर और ग्रैंडफादर ने क्या कहा? अंकित ने बिटर फेस के साथ सिर शेक किया और कहा, साय, कजिन, ये मैरिज है, ठीक है। अंजलि की आंखें लाल हो गई और उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ सिर हिलाया। अगर मैरिज नहीं हुई तो ठीक है, भले ही मुझे ये ड्यूक वीर पसंद है। मैरिज हमेशा पेरेंट्स और मैचमेकर्स द्वारा अरेंज होती है। अगर मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं करते तो मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। सही है। पास से एक आवाज आई। सॉन्ग किंग्यू एक रूम से बाहर आई और उसे कंफर्ट करते हुए बोली, वायुरैन, दुनिया में कई टैलेंटेड यंग मैन हैं। चूंकि तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ इस मैरिज को अग्री नहीं करते, तुम्हें इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट केस में तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए लॉयर में उससे 100 गुना बेटर आदमी ढूंढेगी। अंजलि ने रायली मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझसे 7 साल बड़ी हो और अब भी ओल्ड मेड हो। मैं तुम्हें जल्दी मैरिज होते देखना पसंद करूंगी बजाय मेरे मैरिज के। सॉन्ग किंग्यू ने घृणा भरे स्वर में कहा, दुनिया में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो मेरी नजर में आए। मुझे क्यों, जैसे ऑर्डिनरी विमेन, मैरिज करनी चाहिए? मेरी नजर में अगर मैं उस किंडरेड स्पिरिट से नहीं मिल सकती जो मेरा दिल झकझोर दे, तो मैं अकेले बूढ़ी होना पसंद करूंगी। अंकित, जो पास खड़ा था, ने अपना मुंह खोला, फिर रैदर एम्बेरस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, कजिन, आंट, मैंने अभी तक पूरी बात नहीं कही। किसने कहा कि ये मैरिज ऑफ हो गई? अंजलि कुछ खालीपन से बोली, क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले साई करके नहीं कह रहे थे कि ये मैरिज ओवर है? अंकित जल्दी से सिर शेक किया और कहा, मैंने नहीं कहा कि ये ऑफ है। मैंने कहा कि मैरिज को सेटल्ड माना जाता है, लेकिन मैंने अभी पूरी बात नहीं कही थी और तुमने मुझे गलत समझा, कजिन। 2 पेयर्स ऑफ मर्डरस आइज का सामना करते हुए अंकित ने एनस में टाइटनेस महसूस की। दोस्तों, एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों, वीडियो को हाइप और शेयर करना न भूलें। इससे ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और मुझे नई नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहेगा।